हाँ जो बिल्कुल, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन। आवाज आ रही है, क्लियर है, सब चेक कर लीजिए एक बार। यस। जो लोग ऑनलाइन लाइव में जुड़े हुए हो फटाफट से मुझे हाई डाल दीजिए चैट बॉक्स में। फेस टू फेस एक बार प्रोजेक्टर चेक करना, थोड़ा इशू आ रहा था, चेक करिए एक बार, सब बराबर है ना? दिखाई दे रही है ना स्क्रीन? यस। चलो सुपर। तो पीपल, अच्छा जो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे जीडी पीडी में इसको देख रहे हो, आई होप आपको पहले दो लेक्चर समझने आए हैं। आपने अगर अभी तक मुझे कंफर्मेशन नहीं दिया कि हाँ सर समझने आ गए हैं, पहले दो लेक्चर सब प्रॉपरली है, तो मुझे बता दीजिएगा, ताकि मुझे समझना है कि आपको सब समझने आ रहा है, जो भी लोग जीडी पीडी में देख रहे हो। ठीक है, चलिए नाउ लेट्स मूव ऑन टू। अच्छा कल का पार्ट याद है क्या? कुछ कुछ ऑडियो रिवीजन देख तो भी रहे हो क्या तुम? सुन तो भी रहे हो क्या जो मैं दे रहा हूं तुम्हें? हाँ या नहीं? सर सर आप पढ़ा रहे हो इतने अच्छे से, सब समझने आ रहा है सर, टेंशन नहीं है, क्या दिक्कत है, क्यों देखना है, क्यों सुनना है ऑडियो रिवीजन? चलो। यस यस यस। हाँ जी। सर बढ़िया लग रहा है, ऑडियो रिवीजन समराइज हो जाता है, खुद से नहीं पढ़ पाते हैं। नहीं वो वही इंटेंशन है कि हम यूजुअली क्या करते हैं, मतलब मैंने ये काफ़ी समय से देखा हुआ है एज अ स्टूडेंट एज अ टीचर, कि हम लोग ना जब एज अ स्टूडेंट घर जाते हैं या क्लास कंप्लीट कर लेते हैं, तो पढ़ने की इच्छा भी, तो पढ़ाई नहीं होती है एक्चुअली, इच्छा रही भी थोड़ी बहुत तो भी। तो अगर आपको वो ऑडियो रिवीजन दे दिया जाए तो आने से पहले आप अपने ज़्यादा एफर्ट्स ना डालते हुए सिर्फ उतना सा पार्ट देख सकते हो। यहाँ फेस टू फेस में तो कुछ बच्चे आते आते ट्रैवलिंग करते करते उस चीज़ को देख लेते हैं फटाफट से, कि सुन लेते हैं एक बार ऑडियो रिवीजन, बात खत्म। ठीक है, चलिए एनी विच इज मूविंग ऑन। अच्छा रिवाइज करना है, याद है, या आप रिवाइज करवाओगे मुझे? खास कर ऑनलाइन लाइव वालों की बात कर रहा हूँ। रिवाइज करना है, याद है, जरूरत नहीं सर, आगे बढ़ते हैं, क्या लगता है? आगे बढ़े क्या डायरेक्टली? याद है, याद है। चलिए देखिए, सिर्फ ब्रीफली हम डिस्कस करते हैं। डीटी देखा, आईडीटी देखा, दोनों का डिफरेंस देखा। दोनों के डिफरेंस के बाद हम गए थे स्कोप ऑफ आईटी लॉ के अंदर में। स्कोप ऑफ आईटी लॉ के बाद में हम आए थे वापस से इनकम टैक्स एक्ट के अंदर में, जहां पे कुछ डेफिनेशंस देखे थे, स्टार्टिंग विद सेक्शन नंबर 4, दैट इज द चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन के अंदर में हमने ये देखा कि इनकम ऑफ अ पर्सन ऑफ द प्रीवियस ईयर इज टू बी असेस्ड इन द इमीडिएटली फॉलोइंग असेसमेंट ईयर। जहां से हम सेक्शन 231 में गए थे, जहां पर हमने पर्सन देखा। 27 में गए एसएससी देखा, एसएससी बहुत इंपॉर्टेंट था, हमने चांद तारे ड्रॉ कर लिए हैं। उसके बाद हम गए थे देखने के लिए असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, वहां पे बजट को लिंक किया हमने। राइट, कौन सा बजट एप्लीकेबल होता है, क्यों एप्लीकेबल होता है, कितने समय में क्या कैसे का, वो भी देख लिया हमने। वो देखने के बाद हम एक और चीज करने गए थे, वो था इनकम समझने के लिए। हमने इनकम काफी हद तक डिस्कस कर लिया, इनकम काफी हद तक देख लिया। उसके बाद हम, आई गेस दैट वाज इट, हमने वहां पे हमारे सेशन को स्टॉप कर दिया था आफ्टर इनकम। ठीक है ना? चलिएगा, आइए थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाते हैं। आप सामने ध्यान दीजिएगा सिर्फ। हमने कल क्या पढ़ा? प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर, बराबर। क्या पढ़ा हमने कल? प्रीवियस ईयर एंड उसके साथ साथ हमने पढ़ा असेसमेंट ईयर, राइट। प्रीवियस ईयर कौन सा ईयर था? प्रीवियस ईयर था जहां पे आप अर्न करते हो और यहां पे आप असेस करते हो और टैक्स पेमेंट करते हो। कहां पे? असेसमेंट ईयर के अंदर, राइट। अब अर्निंग यहां हुई से 22-23 में, असेसमेंट ईयर 23-24 में क्या कर लिया आपने? उसके ऊपर टैक्स पे कर लिया। अर्निंग हुई 23-24 में, असेसमेंट ईयर 24-25 जो है इसमें आपने टैक्स पर पे कर लिया। ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा है। हमारी एग्जाम कब होती है? असेसमेंट ईयर के अंदर में होती है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हमने देख लिया। नाउ माय क्वेश्चन इज, ऐसे कुछ सिचुएशंस है जहां पे ऐसा हो सकता है कि आपने 23-24 में इनकम अर्न किया और उसके बाद आप विजय माल्या बन करके चले गए। नहीं, विजय माल्या नाम लेना सही नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं रिलेट करवाने के लिए। ठीक है, तो आप यहां पे क्या कर रहे थे? आपने यहां पे बहुत पैसा कमाया, बहुत पैसा कमाया, आप किंग फिशर थे। ठीक है, और वहां से आप उड़ करके चले गए सीधे इटली 24-25 के अंदर में। अब जब आप इंडिया में हो ही नहीं, जब आप इंडिया में हो ही नहीं, तो आपके पास से टैक्स वसूला कैसे जाएगा? टैक्स वसूलने के लिए आप इंडिया में चाहिए, तब तो हम आपको नोटिस भेजेंगे, आपको कोर्ट बुलाएंगे, आपके यहां आकर के रेड करेंगे। ये सब तब पॉसिबल है ना जब आप यहां इंडिया में होने वाले हो। अगर आप इंडिया से निकल करके चले गए, क्या कर दिया आपने? आपने इंडिया को परमानेंटली लीव कर दिया। यू परमानेंटली लेफ्ट इंडिया विदाउट एनी प्रायर नोटिस। बहुत लोगों ने ये किया हुआ है, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स अपने पास बहुत है। हम किसी पर्टिकुलर इंसान का नाम तो नहीं लेंगे, बट रिलेट करने के लिए, सर विजय माल्या के बारे में आपने सुना होगा, क्या कहानी उसमें नहीं जाते, बिकॉज हमने वो विटनेस नहीं किया, हमने सिर्फ सुना हुआ है। नीरव मोदी नाम आपने सुना होगा। बहुत सारे लोग हैं जो ये चीज कर रहे हैं, दे आर लिविंग इंडिया परमानेंटली। आप समझ पा रहे हो क्या बात को? हाँ है ना? और ये तो सोचिए, इतने बड़े नाम है इसलिए पता चले हैं, छोटे छोटे ऐसे बहुत सारे नाम हो गए ना जो आपको और मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि वो शायद पब्लिक हो ही नहीं है, वो शायद न्यूज में आई नहीं है। आप बात को समझ पा रहे हो क्या? हाँ है ना? ठीक है, सो एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो 23-24 में तो इंडिया में था, बिजनेस कर रहा था और भाग के निकल गया, तो हम उसको पकड़ेंगे कैसे? हम उसको पकड़ ही नहीं सकते। दूसरा ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसने क्या कर दिया, आप सोचिए ना,
आप इस सिचुएशन में हो कि आपने एक पर्टिकुलर स्कीम में इन्वेस्ट किया, 21 दिन में पैसा डबल, राइट, 21 दिन में पैसा डबल। आपको ये स्कीम के बारे में बताया गया आपके किसी खास इंसान के द्वारा, आप जाते हो उस बैंक में, उस जगह पे, आप ये स्कीम के लिए ऑप्ट करते हो, पैसे डिपॉजिट कर लेते हो, 21 दिन के बाद जब जाते हो पैसा डबल छोड़ो, जगह गायब, वो बैंक ही नहीं है वहां पे, जिसने स्कीम दी थी, जिसने बात की थी, वो व्यक्ति ही नहीं है वहां पे, वो ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है वहां पे। ऐसा भी तो हो सकता है ना। मतलब लोग क्या कर सकते हैं, अपना बिजनेस बंद करके जा सकते हैं, जिसको हम बोलेंगे डिसकंटिन्यूड बिजनेस। अगर मैं मेरा बिजनेस बंद कर दे रहा हूं तो मेरा काम है, मैंने टैक्स पहले पे करना है। अगर मैं टैक्स पहले पे नहीं करता हूं तो मेरा बिजनेस ही नहीं रहा। अगर मेरा बिजनेस ही नहीं रहेगा तो मुझे एक बात बताइएगा, अगर मेरा बिजनेस ही नहीं रहने वाला है तो उस केस में मुझे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेजेगा कैसे, मेरे पास से पैसा वसूलेगा कैसे? जब तक मेरा बिजनेस चल रहा है तब की ही बात है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग बोलते हैं जब भी आपका बिजनेस डिसकंटिन्यू होगा, आपके बिजनेस बंद करने से पहले आपके जितनी भी टैक्स में रजिस्ट्रेशन है, चाहे वो जीएसटी हो, एक्साइज हो, इनकम टैक्स हो, जितनी भी टैक्स लॉस के अंदर में आपके रजिस्ट्रेशन है, सब के सब क्या करने बेटा, आपने सबके सब डिसॉल्व करने हैं, सबके सब बंद करने हैं, सबके सब सरेंडर करने हैं। व्हाट आई मीन बाय सेइंग द वर्ड सरेंडर, आपके रिटर्न फाइलिंग पेंडिंग है, रिटर्न फाइल कर दीजिए। आपका टैक्स पेमेंट पेंडिंग है, आपने टैक्स पेमेंट कर देना है। ठीक है। एक और बात होती है, एक और बात होती है, कुछ ऐसे लोग हैं, खास करके एओपी बीओआई है, जो वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए फॉर्म होते हैं, वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। फॉर एग्जाम्पल, कल हमने इसके ऊपर बहुत सारी चर्चा की थी, जहां पे से कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए 4 लोग आपस में आए, कुछ पैसा कंट्रीब्यूट किया, फेस्टिवल सेलिब्रेट कर दिया और फिर बॉडी को डिसॉल्व कर दिया। तो ये बॉडी तो डिसॉल्व हो गई। जैसे फॉर एग्जांपल, आप में से अगर कुछ लोगों को पता होगा, अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं, नवरात्रि आपने सुना होगा, गणेश जी का फेस्टिवल, गणपति फेस्टिवल आपने सुना होगा। कई लोग अपने अपने रिलीजन कम्युनिटी के हिसाब से अलग अलग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। तो जैसे मैं अभी समझो पूना का एग्जांपल लेता हूं, तो पूना में सपोज फॉर एग्जांपल अगर नवरात्रि सेलिब्रेट करनी है या फिर गणेश जी का फेस्टिवल सेलिब्रेट करना है, तो इन केसेस में कुछ लोग आते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, ऑफिशियली दे आर अ ग्रुप, ठीक है ना। सपोज 10 लोग आ गए, साथ में एक ग्रुप बना दिया, 10 लोगों ने 1000 रुपए कॉन्ट्रीब्यूट कर दिए, ठीक है, 10,000 रुपए आ गए, 10,000 में से 9,000 रुपीज का खर्चा हो गया और 1000 रुपए बच गए। 1000 रुपए में 2 ऑप्शन है, 1000 रुपए वापस दे दो 100 रुपए करके 10 लोगों को, या 1000 रुपए कैरी फॉरवर्ड करिए नेक्स्ट ईयर के लिए, जो कि सरप्लस है, अगले साल शायद काम आएगा सेम फेस्टिवल के लिए, इसके ऊपर टैक्स भरना पड़ सकता है। तो ये बॉडी जो है, ये जो ग्रुप बनाया हुआ है, ये 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के लिए बनाया हुआ है। अगर वो बॉडी डिसॉल्व होने से पहले उनके पास से टैक्स नहीं वसूला गया तो शायद अगले साल तो ये रहेगी ही नहीं ना। यू नेवर नो अगले साल वो बॉडी है या नहीं है वापस से। तो कुछ स्पेसिफिक सोशल कॉज के लिए या कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए, प्रोफेशनली कुछ लोग कनेक्ट होते हैं नेटवर्किंग करने के लिए, या फिर कुछ फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए, किसी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए भी कुछ एसोसिएशंस बनाए जाते हैं। कुछ अवार्ड वाले लोग होते हैं जो अवार्ड्स ऑर्गेनाइज करते हैं, उसके लिए भी ये होता है। कुछ छोटे मोटे कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज होते हैं, उसके लिए भी होता है। अभी इलेक्शन आने वाले हैं, इलेक्शन के दौरान बहुत जगह आपको ये दिखेगा। तो ये सब चीजें होती है। ये सब कहां आ जाता है, इस कैटेगरी में आता है कि भाई साहब आपने आपकी बॉडी बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए बनाई हुई है, 10 दिन 15 दिन उस इवेंट तक के लिए, तो वहां तक हमने हमारा टैक्स कलेक्ट कर लेना है। क्या आपको तीनों भी पॉइंट समझने आए हैं? अगर हाँ तो कैन आई गेट अ 3 इन दी चैट बॉक्स? फटाफट से, जो भी लोग लाइव अटेंड कर रहे हो, यहाँ पे फेस टू फेस क्लियर है पक्का 100%? वहां पीछे यस। जीडीपीडी में अपना टेलीपैथी से कनेक्शन जुड़ा हुआ है, जीडीपीडी वालों, आप वहां बोलोगे हाँ सर डन, तो मुझे यहां समझ जाएगा कि हाँ डन, ठीक है, क्लियर है यहां तक? यस। चलिए नंबर 4, नंबर 4, इंडिया में एक बहुत अच्छी आदत है। अच्छी आदत कैसे बोल रहे हो, क्या है एग्जैक्टली? अच्छी बुरी डिपेंड करता है, ये जो कर रहा है उसके लिए अच्छी है, जिसके ऊपर ये हो रहा है उसके लिए बुरी है, ठीक है ना। अब अरे एक स्टूडेंट बोल रहा है ऑनलाइन में, सर आवाज थोड़ा कम आ रहा है बीच बीच में। एक बार बाकी लोग चेक करिएगा जरा, आवाज क्लियर है पूरा प्रॉपर, जो भी बोल रहा हूँ स्टार्ट टू एंड सब सुनने आ रहा है, बताइएगा जरा। ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए ऐसा कुछ, क्लियर है ना? सौरभ शायद आपके एंड पे कुछ प्रॉब्लम ऐसा लग रहा है, बाकी लोगों को पूरा क्लियर सुनाई दे रहा है। चलिए ठीक है, आइए। तो हाँ कहाँ थे हम? 4th पॉइंट पे हम थे। हाँ, अच्छी आदत की बात कर रहा था मैं। कुछ लोग क्या करते पता है क्या, कि यार मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी, ये प्रॉपर्टी के ऊपर ना बहुत ज्यादा इनकम अर्न हो रहा है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, एक काम करते हैं इस प्रॉपर्टी को मैं ट्रांसफर करता हूँ और मैं भाग जाता हूँ, पैसा कैश में ले लेता हूँ और मैं इंडिया छोड़ के चला जाता हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं, आज भी करते हैं। आस पड़ोस में भी अगर आप ध्यान से देखोगे, आपके आस पड़ोस में भी ऐसे लोग आपको दिखेंगे जो ये चीज करते हैं। कहने का मतलब सिंपल है, पीपल टेंड टू ट्रांसफर देयर प्रॉपर्टी, ट्रांसफर देयर प्रॉपर्टी एक ही चीज के कारण से, फॉर द सेक ऑफ ओनली वन एंड ओनली वन थिंग, एंड दैट इज टू गेट रिड ऑफ द
इनकम दैट इज बीइंग अर्न ऑन दैट नेम, या उसको अपने वेल्थ में ऐड करने के चक्कर में ऐसा भी होता है ना। उसी बात को समझिएगा, हम प्रॉपर्टी ट्रांसफर को अवॉइड नहीं कर सकते बिकॉज सामने वाले ने शायद लीगली पूरा प्रोसेस अपनाया होगा, बट हम नजर रख सकते हैं एज एन इनकम टैक्स ऑफिसर। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग नजर रखते हैं, और नजर रखने के बाद अगर इनको सस्पिशन आता है, अगर इन्हें लगता है ऐसा कि कोई व्यक्ति उसकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है बिकॉज उसको इनकम टैक्स को इवेड करना है, इनकम टैक्स न भरे इसके लिए, अपनी जिम्मेदारियों से हटने के लिए, कुछ एक्सप्लॉइट करने के लिए प्रोविजंस के साथ अगर लगता है, तो वो उसको पकड़ सकता है और बोल सकता है भाई अभी के अभी इसके ऊपर टैक्स भर दे, बाद में जो करना है कर लेना। तो ये आप ऐसा पकड़ के चलिए, ये होता ही है कंटिन्यूअसली, ऐसा नहीं है, बट ये हो सकता है। अभी तक इतना ज्यादा इसका इंप्लीमेंटेशन देखने मिला नहीं, क्योंकि इंडिया में सब चीजें बहुत सारा डीली होती है। ऐसा नहीं कि बस हाँ आज ऑफिसर आ गया, आज नोटिस भेज दिया, काम हो गया, ऐसा नहीं, ढीलापन बहुत ज्यादा देखने मिलता है। तो इंडिया के लिए थोड़ा सा दिक्कत वाला बात है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, एक और पॉइंट यहां पे आ जाता है और वो है शिपिंग, शिपिंग बिजनेस। बात को समझने की कोशिश करिएगा, शिपिंग बिजनेस में भी दो लोग शिपिंग बिजनेस कर सकते हैं, एक रेसिडेंट एक नॉन रेसिडेंट। सर जी मुझे नहीं पता रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट क्या है, मैं नया हूं, पहली बार टैक्स पढ़ रहा हूं, ध्यान दो 2 मिनट के लिए समझाता हूं मैं। ठीक है, अगर आप बॉर्न हुए हो इंडिपेंडेंट इंडिया में, ठीक है ना, तो आपको मिल जाता है सिटीजनशिप इंडिया का, आप इंडिया के सिटीजन बन जाते हो। हर कंट्री का अपना अपना क्राइटेरिया है सिटीजनशिप का। अगर आप किसी दूसरे कंट्री में बॉर्न होते हो तो वहां का सिटीजनशिप आपको मिल सकता है। जैसे कि अभी रिसेंटली अकाय कोहली, लॉर्ड अकाय कोहली, ये नाम से इंस्टाग्राम पे मुझे लिटरली अकाउंट्स देखने मिले, अगर आप देखोगे तो न्यूज में बहुत ज्यादा फेमस हो गई ये चीज। जैसे ही विराट कोहली हैड अ बेबी बॉय एंड उसका नाम अकाय रखा गया था, इतने सारे अकाउंट्स आपको मिलेंगे ना, इतना सारा सोशल मीडिया, जो इंसान अभी तक 1 महीने का नहीं हुआ है उसके इतने सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, लाखों करोड़ों के फॉलोइंग के साथ। बात इसलिए कर रहा हूं, उस समय पे चर्चा ये चल रही थी कि यार ये बेबी जो बॉर्न हुआ ये लंदन में बॉर्न हुआ, तो उस बेबी को यूके का सिटीजनशिप यानी कि वहां का सिटीजनशिप मिलना चाहिए, वहां बॉर्न हुआ है ना। आंसर इज नो, नहीं मिलेगा। क्यों? बिकॉज उनके सिटीजनशिप के लॉज ये बोलते हैं कि पेरेंट्स में से एक पेरेंट के पास तो भी वहां उस कंट्री का सिटीजनशिप होना चाहिए, जो कि नहीं था, ना विराट कोहली के पास था ना अनुष्का शर्मा के पास था, तो ये नहीं हो सकता है, समझ रहे हो। तो हर कंट्री का सिटीजनशिप का क्लॉज अलग अलग है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट देयर कैन बी अ ड्यूअल सिटीजनशिप, देयर कैन बी अ ड्यूअल सिटीजनशिप। आपको बॉलीवुड के स्टार अक्षय कुमार जी पता होंगे शायद से, उनके पास, आज मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है, बट उनके पास एक जमाने में ड्यूअल सिटीजनशिप हुआ करता था। इंडिया के भी सिटीजन थे वो, कनाडा के भी सिटीजन थे वो, ठीक है ना। कहने का मतलब है ड्यूअल सिटीजनशिप भी पॉसिबल है, डिपेंड करता है। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ऑल दिस इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू इफ यू आर अ सिटीजन और नॉट। ऐसा ही सिमिलर टैक्सेशन के अंदर में होता है रेसिडेंशियल स्टेटस। उसमें पता चलता है कि आप रेसिडेंट हो या आप रेसिडेंट नहीं हो। अगर आप रेसिडेंट हो इंडिया में, जरूरी नहीं आप सिटीजन हो तो आप रेसिडेंट होगे। सर रेसिडेंट मतलब मैं रहता हूं ना वहां पे, रेसिडेंस एड्रेस। सर रेसिडेंस एड्रेस मतलब मेरे घर के रहने का एड्रेस, वो अलग बात है, ये रेसिडेंशियल स्टेटस अलग बात है। जब मैं बोलता हूं आई एम अ रेसिडेंट इन इंडिया, इट मींस इंडिया के टैक्स लॉ के हिसाब से मैंने कुछ कंप्लायंसेस कर दिए हैं। अगर एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं तो इंडियन इनकम टैक्स लॉ बोलता है कि आपने 180 दिन, 182 डेज, कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ डेज एक साल में अगर आपने इंडिया में बिताया है, तो 365 में से 50% डेज आपने इंडिया में बिताया है, तो आप इंडिया के रेसिडेंट बन गए। इसका मतलब अगर आप रेसिडेंट बन जाते हो उस साल में, तो आपने जितना भी पैसा उस साल में इंडिया से कमाया है या पूरे वर्ल्ड से कमाया है, उसके ऊपर टैक्स अपने इंडियन इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से भरना पड़ेगा। तो इसके रूल्स दिए होते हैं। हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है, अभी चैप्टर नंबर 1 चल रहा है ना, बेसिक्स वाला, चैप्टर नंबर 2 जो है ये रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में है। नेक्स्ट वीक में हम इसके ऊपर 2 दिन पूरा डिस्कशन करने वाले हैं और उसके क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करने वाले हैं। तो ये रेसिडेंशियल स्टेटस जो है, इसमें आप रेसिडेंट भी बन सकते हो, आप नॉन रेसिडेंट भी बन सकते हो। इसका फर्दर बाइफर्केशन भी है। रेसिडेंट के अंदर में जिन लोगों ने टैक्स पढ़ा हुआ है, यू हैव रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, यू हैव रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो आरएनआर का भी आपको यहाँ पे फायदा है, उसमें बाइफर्केशंस है आरएनआर के नीचे, वो भी हम देखने वाले हैं। रेसिडेंशियल स्टेटस हर ईयर में चेंज होता रहता है। इट इज नॉट नेसेसरी कि इस साल में इंडिया में रेसिडेंट हूं तो मैं अगले साल भी इंडिया में रेसिडेंट होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। इट डिपेंड्स, राइट। तो इसके ऊपर बात होती है। ये जो हम बात कर रहे हैं ना अभी, ये हम रेसिडेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं नॉन रेसिडेंट। अगर कोई नॉन रेसिडेंट है मतलब वो इंडिया में टैक्स भरने के लिए लायबल नहीं है। अगर मैं रेसिडेंट हूं तो मैं इंडिया में टैक्स भरने के लायबल हूं, अगर मैं नॉन रेसिडेंट हूं तो मैं इंडिया में टैक्स नहीं भरने के लिए लायबल हूं। जितना पैसा मैं इंडिया में कमा रहा हूं उतना ही मैं टैक्स भरने वाला। मोर ऑफ इट इन डिटेल इन द नेक्स्ट वीक, ठीक है। शिपिंग बिजनेस अगर है मेरा काम है, मैं शिप लेकर के आता हूं, शिप में अंदर में मैं कुछ सामान भर के लेके आ रहा हूं, कोई दूसरे कंट्री से मैं आ रहा हूं, और मैं उसी कंट्री से जहां से मैं आ रहा हूं, सपोज मैं यूएस से आ रहा हूं, मैं यूएस का ही रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन हूं, मैं इंडिया का रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन नहीं हूं। नाउ व्हाट नेक्स्ट? तो बेटा जी व्हाट नेक्स्ट इज कि यार ये शिप यहां आएगी,
ये शिप यहाँ अनलोड करेगी सामान, अनलोड करने के बाद उसको परमिशन दिया जाएगा कि आप वापस जाइए अभी हमारे पोर्ट से। जब तक परमिशन नहीं मिलेगा इंडिया के पोर्ट से तब तक ये वापस नहीं जा सकती, इसको अलाउड ही नहीं है। तो वापस जाने से पहले आपको जितना भी आपने कमाया है उसके ऊपर टैक्स पे करके जाना है इंडिया के अंदर में, इंडियन इनकम टैक्स के हिसाब से। बिकॉज क्या पता आप अगले कंसाइनमेंट के लिए आओगे या शायद आप नहीं भी आओगे, यू नेवर नो। इफ यू नेवर नो यू वोंट गेट इनटू इट, सिंपल सी बात है ना, बात समझ पा रहे हो क्या? हाँ या ना? तो सिर्फ शिपिंग बिजनेस के लिए, क्योंकि शिपिंग का बिजनेस ही ऐसा है कि आप दूसरे कंट्री से यहाँ गुड्स लेके आओ, यहाँ गुड्स आप यू कैन से अनलोड कर दीजिए, फिर उसी शिप को लेकर के वापस दूसरे कंट्री में जाइए। हो सकता है आप उसी साल में उस शिप को लेकर के वापस आओगे, हो सकता है नहीं आओगे, तो हम आपका असेसमेंट ईयर तक तो वेट करेंगे नहीं, ठीक है ना? सो इन ऑल द केसेस अपार्ट फ्रॉम दीज 5 केसेस, हर उस केस में इसके अलावा आप प्रीवियस ईयर में इनकम अर्न करते हो और असेसमेंट ईयर में ही आप टैक्स पे करते हो। असेसमेंट ईयर में ही उसको आप असेस करते हो, उसके ऊपर टैक्स पे करते हो, उसका रिटर्न फाइल करते हो। ये बाय डिफॉल्ट रूल है और बहुत बढ़िया रूल है, हमने देखा इसके बारे में कल बहुत डिस्कस किया। बट अभी ये समझना जरूरी है कि ये 5 एक्सेप्शंस है, किसको? उसी रूल को। आपके एग्जाम में कई बार ऐसा सवाल आया हुआ है कि प्रीवियस ईयर जो है, प्रीवियस ईयर में आप इनकम कमाइएगा, प्रीवियस ईयर में इनकम कमा करके असेसमेंट ईयर के अंदर में आप क्या करिएगा? उसके ऊपर टैक्स पेमेंट करिएगा। ये ऐसा है। इसके अलावा क्या है वो चीजें जहां पे ये ऐसा नहीं हो सकता? तो बाय डिफॉल्ट रूल क्या है? अर्न इन द प्रीवियस ईयर, पे टैक्स ऑन इट इन द असेसमेंट ईयर, बाय डिफॉल्ट रूल है बेटा। बट देयर आर 5 एक्सेप्शंस टू इट। अगर आप इंडिया छोड़ना चाहते हो, इफ यू वांट टू लीव इंडिया ईदर परमानेंटली और फॉर अ लॉन्गर पीरियड, इट डिपेंड्स, उस केस में आपको असेसमेंट ईयर का वेट नहीं करना है, आपको प्रीवियस ईयर के अंदर में ही इंडिया छोड़ के जाने से पहले ही आपको क्या कर देना बेटा जी? टैक्स पे कर देना है। अगर आपका बिजनेस है, बिजनेस डिसकंटिन्यूड है, बिजनेस सरेंडर कर रहे हो, तो आपने असेसमेंट ईयर का वेट नहीं करना है, आपने उसी फाइनेंशियल ईयर में, उसी प्रीवियस ईयर के अंदर में टैक्स पे कर देना है। अगर आपका कोई बॉडी है एओपी बीओएस स्पेसिफिकली जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए फॉर्म है, 10 दिन 15 दिन 20 दिन 1 महीना, अगले साल तक नहीं जा रहा है, तो उसी साल में बॉडी बंद करते ही या बंद करने से पहले ही आपने टैक्स पे कर देना है। अगर ऑफिसर को ऐसा लगता है कि आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो जस्ट फॉर द सेक कि आप इसमें से टैक्स अवॉइड करना चाहते हो, टैक्स इवेड करना चाहते हो, अगर ऑफिसर को ऐसा लगता है तो ऑफिसर आपको बोल सकता है, नोटिस भेज सकता है कि भाई इसके ऊपर इतना टैक्स आ रहा है, पहले टैक्स भर दे, फिर जो करना है करना। आप बोलोगे मैं प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करने वाला हूं, आपको गलत लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, या तो तू प्रूव कर कि तू प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करेगा, हमें लिख करके दे दे स्टैम्प पेपर के ऊपर, पर उससे भी काम नहीं चलता है, करना है मतलब टैक्स पे करना। तो गलत नहीं कर रहा ना भाई, कुछ टैक्स पे कर देना, फिर असेसमेंट ईयर तक का वेट क्यों करना है? ठीक है। एंड लास्टली, अगर कोई नॉन रेसिडेंट है जो शिपिंग का काम कर रहा है, तो वो इंडिया में जब शिप लेकर के आता है, इंडिया से जब पैसा कमा रहा है, तो इंडिया में टैक्स पे करके जाना है। हम आपके पीछे उस कंट्री में नहीं आते बैठेंगे जो हमारे जुरिस्डिक्शन के बाहर है। आई होप आपको बात समझने आ रही है। हाँ या ना? कैन आई गेट अ वाई और एन इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट्स? यस। अभिषेक, आशुतोष, अश्विनी, देवांगी, धनश्री, जयदीप, काजल, मानव, मंथन, सौरभ, टू, प्रदीप, सिद्ध, यहाँ फेस टू फेस। अच्छा, अरे ऑनलाइन में सोफी का भी है, ठीक है, बढ़िया है, पक्का है, यहाँ तक क्लियर है चीज? हाँ या ना? जो लोग पहली बार पढ़ रहे हो आप लोग खास करके बताइएगा, बिकॉज ये जो हम सेशन ले रहे हैं ये रिकॉर्डिंग में काफी लोग देखने वाले हैं। तो अगर आपको यहाँ पे कुछ लग रहा है कि यार इसमें और थोड़ा एक्सप्लेनेशन हो जाए, तो मैं और थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, बिकॉज आपको समझ आएगा तो उनको भी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? बट रिकॉर्डिंग में तुम टेंशन ना लो, तुम्हें कोई चीज नहीं समझ तुम अलग से मैसेज करो मुझे, अपन उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? आपके पास मेरा नंबर होगा ही। आइएगा नोटबुक के अंदर में आते हैं। अच्छा सर, इसको याद कैसे रखे? देखो, पहली चीज मैं आपको बता दूं, इसको याद रखना है क्या, जितना इंपॉर्टेंट एसएससी का डेफिनेशन था उतना ही इंपॉर्टेंट ये है। इसके ऊपर एक्सेप्शंस टू द रूल दैट प्रीवियस ईयर में अर्न इनकम, असेसमेंट ईयर में पे द टैक्स, इसका जो एक्सेप्शन है, ये 5 एक्सेप्शंस जो है बाय डिफॉल्ट कंपलसरी एवरी अल्टरनेट में एग्जाम में पूछे गए हैं 4 मार्क के लिए। मतलब सिर्फ ये पॉइंट नहीं लिखने हैं, इसके अंदर समझाना है। जो मैं बड़बड़ कर रहा हूं ना पिछले 15 मिनटों से, ये आपको समझाना है, ठीक है? तो हम Q&A में भी उसको देखेंगे वापस से एक बार, बट उतने डिटेल में नहीं जितने डिटेल में हमने अभी देखा है उसको, ठीक है? तो उसको याद करने के लिए बहुत कॉमन टेक्निक्स भी है, आपने कुछ टेक्निक्स यूट्यूब वगैरह पे भी देखे होंगे। हमारे जमाने से ही, जब मैं इंटर पढ़ रहा था तब से टीचर्स कुछ टेक्निक यूज करते आ रहे हैं, मैं वो भी बताता हूँ आपको, हमारे टीचर ने हमको कैसे पढ़ाया था वो भी बताता हूँ। और आप इसको इन जनरल भी याद कर सकते हो कि ऐसी कौन सी चीज है जिसके ऊपर अभी के अभी टैक्स कलेक्ट कर लेना चाहिए, ठीक है ना? तो
तो आप सोचिए कोई ऐसा इंसान है जिसकी नीयत खराब है, उसको इंडिया छोड़ के जाना है, तो वो क्या करेगा, पहले तो इंडिया छोड़ के जाना, उसको नीयत खराब हो गई तो क्या करेगा, परमानेंटली लीव करने की तैयारी करेगा। अब उसका जो भी जितना भी बिजनेस वगैरह सब बंद करेगा, बिजनेस बंद कर दिया, छोटी मोटी बॉडी बनाई होगी, छोटे मोटे कारनामे जो कर रहे होंगे, इससे पैसा कमाते उससे पैसा कमाते उसको बंद कर देगा, उसके नाम पे प्रॉपर्टी होंगी वो ट्रांसफर कर देगा, शिप पकड़ेगा, शिप पकड़ के गायब हो जाएगा, बन जाएगा नॉन रेसिडेंट। ऐसे करके भी याद हो सकता है। मतलब एक चीज सिर्फ याद करिए, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मतलब क्या, लोग अच्छे होते हैं, एक्सेप्शन कुछ लोगों की नीयत खराब होती है। एक्सेप्शन नीयत खराब मतलब इंडिया छोड़ना है, इंडिया छोड़ना है उसके बाद सब बिजनेस बंद कर देना है, शॉर्ट टर्म बॉडीज बंद कर देनी है, प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर देना है और शिप लेकर के बाहर जाना है, नॉन रेसिडेंट बन जाना है, रेसिडेंट रहना ही नहीं है, हमारी तो नीयत खराब है, हमें इंडिया हमारा देश पसंद ही नहीं है। ऐसे करके भी लोग याद करते हैं इसको। ठीक है, आपको कुछ नया मिले तो भी बताइएगा। एक बहुत कॉमन सा आपको यूट्यूब पे दिखाई देगा जो स्टूडेंट्स टीचर्स सब लोग यूज करते हैं यूजुअली। ऐसा कुछ है कि एक बीच था, एक बीच पे एक लड़का था जिसे समझ के चलिए मानव जी थे। मानव जी मस्त गणपति डांस कर रहे थे। अब गणपति डांस ही क्यों सर, गणपति से शॉर्ट ड्यूरेशन पे बॉडी याद आती है, इसलिए गणपति डांस कर रहे थे। गणपति डांस करते करते उनको एक शिप आते हुए दिखी, ये शिप आ गई। शिप में कौन थी, एक सुंदर सी कन्या थी जो थी नॉन रेसिडेंट, तो शिप नॉन रेसिडेंट वाली होनी चाहिए। वो नॉन रेसिडेंट जो सुंदर सी कन्या आ रही है, कन्या पे ध्यान मत दो, कंसेप्ट पे ध्यान दो। तो सुंदर सी कन्या आ रही है और आने के बाद आपको बोलती है कि मानव जी रुक जाइए जरा, मुझे आप बहुत पसंद आए हो, बट आपके पास एक शर्त है, आपको अगर मेरे साथ चलना है वापस तो आपने क्या करना है, आपका बिजनेस वगैरह है सब बंद कर दीजिएगा, उसके साथ साथ आपका जो क्या बोलते हैं जितने भी यहाँ पे कुछ व्हाट वी से प्रॉपर्टीज वगैरह सब ट्रांसफर कर दीजिएगा और मेरे साथ चल के वापस रहना है, वापस आना नहीं है यहाँ पे, मेरे साथ चल के वहां रहना है, वापस इंडिया में नहीं आना, मतलब परमानेंटली लीव इंडिया। बहुत कॉमन सा एग्जांपल है, इससे भी याद रहता है, हमारे टाइम पे तो हम ऐसे ही याद किया करते थे। तो दो चीजें मैंने आपके सामने डिस्कस कर दी। पहला कहता है नियत खराब, इंडिया छोड़ना है, उसके लिए बिजनेस बंद कर दो, शॉर्ट बॉडीज बंद कर दो, प्रॉपर्टीज ट्रांसफर कर दो, शिप पकड़ो, नॉन रेसिडेंट बन जाओ। दूसरा क्या है, मानव जी क्या कर रहे थे, गणपति डांस कर रहे थे बीच के ऊपर में, मस्त, पता है ना गणपति डांस कैसे है, मैं डेमो नहीं दे सकता। हाँ, गणपति डांस कर रहे थे, गणपति डांस करते करते पता चला एक शिप आ रही है, शिप में एक सुंदर कन्या निकली जो नॉन रेसिडेंट थी। सुंदर कन्या ने बोला मानव जी मुझे आप बहुत पसंद है, एक काम करते हैं आप मेरे साथ चलो, हम मस्त मजे करेंगे। समझ रहे हो ना बात को, हाँ हम मस्त मजे करेंगे। मानव जी कहा ठीक है चलो मैं आ गया। उसने बोला नहीं नहीं ऐसे नहीं आना, ऐसे नहीं आना, बिजनेस बंद करना है, पहले प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना है और शपथ लेनी है, प्लेज लेना है कि मैं वापस इंडिया में नहीं आऊंगा, परमानेंटली लीव दी कंट्री। अगर आप इसके लिए रेडी हो तो ही मैं आपके साथ आऊंगी। बात समझ रहे हो क्या, तो ऐसे करके भी आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, चलिए आई होप बात क्लियर यहां तक याद हो गया है क्या, पक्का सा 100%? यस 100%। अरे हाँ, अरे ऑनलाइन वालों तुमसे पूछ रहा हूँ, हाँ या ना। फेस टू फेस में तो मुझे चेहरे देख के पता चल जा रहा है ना। हाँ, वो देखो वहां नायलक हंस रहा है, सुंदर कन्या पे ही अटका पड़ा है वो। सर मैं स्केच बना लूं क्या, कभी जीवन में ऐसा बोलो सर मैं डायरेक्ट टेक्स्ट का ही चैप्टर का समरी बना दूं क्या। हाँ सर, मानव को मोए मोए हो जाएगा, मानव को मोए मोए हो चुका है, मानव ने तो फोन लगाना चालू कर दिया है। सर ये वही सुंदर कन्या थी जो मैं देख के आया हूँ, लग तो यही रहा है। हाँ चलिए आ जाइएगा, नोटबुक में आ जाइएगा, कुछ चीजें लिख लेते हैं। कमन, नोटबुक में आइएगा, कुछ चीजें लिख लेते हैं। आइएगा। नहीं रुकिए, इसको ना ऐसे लिखिए। सर सीक्वेंस चेंज होगा एग्जाम में तो चलेगा क्या, क्वेरी आ रही है, बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रैकेट में एनआर लिख दीजिए, आगे आदत पड़ जाएगी, हम एनआर ही लिखेंगे। इनकम ऑफ अ नॉन रेसिडेंट फ्रॉम शिपिंग बिजनेस। नंबर 2, नंबर 2+1।
नंबर 4, नंबर 2 + 3 5, होने बाद डन बताइए, एक बार रीड करिए प्रॉपर से, होने के बाद डन बताइए। हाँ जी, डन डनाडन। इतनी सुंदर राइटिंग होते जा रही है मेरी दिन ब दिन, क्या बात है। पूरा प्रॉपरली लिखा ना आपने, इनकम अर्न इन प्रीवियस ईयर, पेड इन, यू कैन से पे टैक्स ऑन इट इन असेसमेंट ईयर, और ये डिफॉल्ट रूल है, बट इसमें कुछ एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन हमने लिखे हुए हैं। कंपलसरी क्वेश्चन एग्जाम में आप पकड़ के चलिए, ये क्वेश्चन आने ही वाला है और आपको आना चाहिए, हमने उसको उस तरीके से देखा हुआ है। सही बोल रहा हूँ ना, हाँ या ना? अगर आप नोट्स देखोगे, आपके नोट्स के अंदर में भी मैंने उसको थोड़ा सा पिक्टोरियली ऐसे रखा हुआ है कि उतने पॉइंट को सिर्फ आप देख लो तो आपको रिकलेक्ट हो जाए, उस तरीके से थोड़ा रखा हुआ है। प्लस उसको मैंने एक्स्ट्रा हाईलाइट कर दिया है कि मतलब तुम जैसे बुक पलटोगे, जब ना जिस समय पे आप बुक पलटोगे, मतलब पूरे बुक में मैंने एक चीज इंश्योर की हुई है कि आपने एक एक ऐसा क्वेश्चन होता है ना जो अति इंपॉर्टेंट है चैप्टर में से, अति मतलब बहुत ज्यादा, एक दो क्वेश्चन जो होते हैं उनको मैं एक्स्ट्रा हाईलाइट कर रहा हूं, अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल बोल्ड वगैरह करना, आप देख पा रहे होंगे तो, ताकि जब आप बुक टर्न करो ना, हम बोलते हैं ना क्विकली टर्न करके रिवाइज करना है, उस समय पे आपको ये छूटे ही ना, आपको दिखाई दे ऐसा, ठीक है ना। और उसके यहाँ पे आसपास में बहुत पिक्चर भी डाल रखे हैं मैंने, जो भी एक दो कॉन्सेप्ट हर चैप्टर में जो अति इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसके हिसाब से। सो एक्सेप्शंस टू जनरल रूल ऑफ इनकम ऑफ अ प्रीवियस ईयर टैक्स एंड असेसमेंट ईयर, शिप है, ये यहाँ पे गणपति जी है, यानी कि शॉर्ट ड्यूरेशन बॉडीज है, लीव इंडिया वाला पार्ट है, ये सुंदर कन्या जो आ रही थी मानव की, जिनको उन्होंने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी या जिनके कारण से प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी पड़ी और ये बिजनेस क्लोज कर दिया, ठीक है, मोए मोए हो गया। चलो डन है यहां तक। एक छोटे से पॉइंट पे मैं थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहूंगा, जो बच्चे इसको रिपीटेटिव बैच के हिसाब से देख रहे हो या सेकेंड टाइम के हिसाब से देख रहे हो, राइट। सर सुंदर कन्या का चेहरा नहीं दिख रहा, सुंदर कन्या ना पैसे क्या बोलते हैं उड़ाने में व्यस्त है, ये देखिए ना यहाँ, कल देखा था मैंने पिन मनी, हाँ ये देखिए, पैसे बांटने में व्यस्त है, ये बराबर ना। यहाँ पे काफी सारी कन्याएं हैं, वो मेरे ऊपर बहुत ज्यादा ये कर देंगी कि सर ये क्या कर रहे हो, और फेस टू फेस से भी तो मुझे बाहर जाना है, नहीं नहीं नहीं, सब 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 बढ़िया है, आगे ध्यान दीजिए आगे। हाँ, तो कहाँ थे हम? यस, एक टॉपिक जो लोग
टैक्स को पहले से पढ़ चुके हैं थोड़ा तो भी, पहले कभी या रिसेंट में भी, और इस वीडियो को देख रहे हो, आपके लिए थोड़ा सा शायद रिपीटेटिव होगा, बट जो स्टूडेंट्स टैक्स पहली बार पढ़ रहा है मुझे लगता है उनके लिए जरूरी है कवर करना, अदरवाइज आगे की चीजें समझने नहीं आएगी। ठीक है, हमने कल बात की इनकम के बारे में। मैं नए बच्चों से पूछना चाहूंगा यहाँ पे ऑनलाइन लाइव में भी, फेस टू फेस में भी, कि आप लोगों को क्या लगता है हम इनकम कहां कहां से अर्न कर सकते हैं, हम इनकम कहां कहां से अर्न कर सकते हैं। तो सर जी देखिए, हम इनकम सैलरी से अर्न कर सकते हैं, मतलब एम्प्लॉय होकर के, ठीक है। हम इनकम बिजनेस से अर्न कर सकते हैं, हम इनकम प्रोफेशन से अर्न कर सकते हैं, ठीक है ना। हम कुछ बेच देंगे सर, प्रॉपर्टी बेच दी सर हमने, प्रॉपर्टी से ये कर दिया हमने सर, प्रॉपर्टी को रेंट पे लगा दिया हमने सर, शेयर थे हमारे बेच दिए हमने सर, हमारे पास म्यूचुअल फंड्स थे सर हमने बेच दिए सर, हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारी कार थी हमने रेंट को दे दी कार, या फिर सर हमारे पास कोई और एसेट था हमने वो एसेट को बेच दिया सर, हमारे पास गुडविल थी हमारी हमने वो गुडविल को बेच दी सर, हमारे पास किडनी थी हमने उसको, नहीं ये ज्यादा हो गया थोड़ा सा, आईफोन 15 थोड़ी ना खरीदना हमने कि हम किडनी बेचेंगे, ठीक है। कहने का मतलब है हम इनकम अलग अलग तरीकों से अर्न कर सकते हैं, कहां से भी, ठीक है ना, अलग अलग तरीकों से, राइट है। सो कोई भी आप एग्जांपल लो, कोई मोबाइल वाले का एग्जांपल लो सपोज, तो मोबाइल बना करके बेच रहा है, मोबाइल के ऊपर का इंश्योरेंस बेच रहा है, मोबाइल का स्क्रीन गार्ड बेच रहा है, मोबाइल का कवर बेच रहा है, उसका एप्पल हो तो यार चार्जर भी अलग से बेच रहे हैं, ठीक है ना, ईयरफोन से अलग से बेच रहे हैं, एयरपॉड से अलग से बेच रहे हैं, राइट है। तो मतलब हम कहां से भी पैसा अर्न कर सकते हैं। पैसा अर्न करने का जो सोर्स है, द सोर्स फ्रॉम वेयर यू आर अर्निंग, द सोर्स फ्रॉम वेयर यू आर गेटिंग द मनी कैन बी एन नंबर ऑफ सोर्सेस, बट इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इन्हीं सभी सोर्सेस को, ये एन नंबर ऑफ सोर्सेस को हम डिवाइड कर देते हैं, कैटेगराइज कर देते हैं इन 5 हेड्स ऑफ इनकम, क्योंकि इन 5 हेड्स ऑफ इनकम के हिसाब से हमारे पास कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं इनकम टैक्स एक्ट 1962 के 1961 के अंदर में ही, ठीक है। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 5 हेड्स ऑफ इनकम बनाता है। मैं आपके सामने पांचों हेड्स ऑफ इनकम लिखना चाहता हूं। पहला हेड है इनकम फ्रॉम सैलरी, दूसरा हेड है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, स्पेसिफिकली हाउस प्रॉपर्टी बोल रहा है, दूसरी कोई प्रॉपर्टी नहीं। तीसरा है प्रॉफिट्स और गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, ठीक है। चौथी चीज है कैपिटल गेन्स। पांचवी चीज है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ध्यान से देखना, पहला सैलरी है, दूसरा हाउस प्रॉपर्टी है, फिर बिजनेस या प्रोफेशन है, फिर कैपिटल गेन्स है, और फिर अदर सोर्सेस है। मैं इसका एक थोड़ा सा शॉर्टकट भी आपको बता देता हूं, हम इसको किस तरीके से आगे रेफर करेंगे या आपके नोट्स में भी आएगा, एग्जाम में शॉर्टकट नहीं लिखना, ये अपने लिए सिर्फ, ठीक है। यहां पे हम इसको सिर्फ सैलरी कहेंगे, यहां पे हम एचपी कहेंगे, यहां पे हम ये देखिए पीजीबीपी, इसको हम पीजीबीपी कहेंगे, या इसको आप इन जनरल बिजनेस इनकम भी कह सकते हो, दैट इज ऑल्सो फाइन। इसको हम कैपिटल गेन कहेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है वो, ठीक है। और इसको हम आईएफओएस कहेंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस कहेंगे, ठीक है। ध्यान से समझना मैं जो बोलने जा रहा हूं, ठीक है। सैलरी इनकम मतलब क्या, आप किसी के पास काम कर रहे हो, आपने आपका समय दे दिया, आपका एफर्ट्स दे दिया, आपका दिमाग लगा दिया, उसके बदले में आपको पैसा मिला, इनकम फ्रॉम सैलरी, ठीक है ना। So I am employed somewhere as a cost and management accountant. I am working in that organization. Say the organization is KC India Limited, पता ही होगा आपको, और मुझे बदले में KC India Limited से 1 करोड़ की सैलरी मिल रही है, 1 महीने के लिए मिल सकती है, हाँ मिलती है। So वो हो गया मेरा सैलरी इनकम, ठीक है। अब सैलरी इनकम अगर आ रहा है तो मुझे एज एन एम्प्लॉय किस तरीके से अपने सैलरी के ऊपर टैक्स पेमेंट करना है, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, ये सभी चीजें यहां पे कवर होती है, जो हमारा पहला मेन चैप्टर रहने वाला है आपके सिलेबस में, जो शायद 5-6 दिनों के बाद आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा हेड ऑफ इनकम जो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मान लीजिएगा सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी के बारे में ही बात कर रहा है, उसके अंदर में आपकी हाउस प्रॉपर्टी है, आपने उसको रेंट पे दे दिया, आप रेंटल इनकम अर्न कर रहे हो, उसके बेसिस पे यहां पे सब कुछ बात किया जाएगा। उसमें म्युनिसिपल टैक्स करके कुछ होता है, किस तरीके से आप लोन वगैरह ले सकते हो, उस प्रॉपर्टी को रिपेयर कर सकते हो, परचेस कर सकते हो, क्या करना है क्या नहीं, वो सब इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तीसरी चीज और सबसे बड़ा हेड जो है, जो आपको प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत ज्यादा काम आएगा, इंटर में मार्क्स के लिए भी काम आएगा, फाइनल के लिए तो भाई साहब जबरदस्त काम आएगा। ये क्या है, ये है पीजीबीपी, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, जिसमें लॉस भी ऑब्वियसली कवर होता है, सिर्फ ऐसा नहीं कि प्रॉफिट या गेन ही है, तो लॉस भी हुआ तो कैसे कवर होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो जब मैं बिजनेस की बात करता हूं तो बिजनेस में इनकम है, बिजनेस में एक्सपेंस है, इन दोनों में कैसे क्या होता है, किस तरीके से किसको अलाउ करना है, कुछ डिसअलाउ करके होता है, जिनको नहीं पता टेंशन मतलब, ये सब चीजें जो होती है ना, ये सब रूल्स रेगुलेशंस इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पे दिए गए हैं पीजीबीपी में। उसके बाद होता है कैपिटल गेन्स। सर जी कैपिटल गेन्स में क्या आएगा, कैपिटल गेन में आता है कैपिटल एसेट।
सर कैपिटल एसेट क्या आता है, टेक्निकली तो देखेंगे, बट सपोज मैंने मेरा लैपटॉप बेचा, क्या वो एसेट है? हाँ, वो कैपिटल एसेट के सॉर्ट ऑफ में आता है, नहीं देखेंगे हम, ठीक है। मैंने मेरा पूरा बिल्डिंग बेच दिया, क्या कैपिटल एसेट है? देखेंगे। मैंने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया, शेयर परचेस कर लिया, एसेट हो गया मेरा, इसको बेचना है अब, तो इसकी यहाँ पे इन सब चीजों पे कैपिटल गेन्स लग जाता है। तो हम जब बोलते हैं ना कैपिटल गेन्स टैक्स, इट इज नथिंग बट इनकम टैक्स ओनली ऑन दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी। तो ये कैपिटल गेन वाला पार्ट हो गया। इन चारों में जो भी नहीं आएगा वो कहां आएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ जाएगा। कहां आ जाएगा बेटा जी? वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। तो इसको आईएफओएस को आप रेसिडुअल हेड भी बोल सकते हो, जहां पे ये चीजें नहीं आएंगी, इसके अलावा जो भी है आ जाएगा। तो मेरे पास कार है, मैंने कार को रेंट पे दे दिया, उसके बदले में पैसा मिला, कहां आ जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। क्यों? क्योंकि मेरा शायद ये बिजनेस नहीं है। अगर मेरा कार रेंटल का बिजनेस है तो बिजनेस इनकम आ जाएगा। अगर मैंने कार ही बेच दी तो कैपिटल गेन आ जाएगा। बट रेंटल इनकम यहां आएगा ना सर, अरे हाउस प्रॉपर्टी का रेंटल इनकम यहां आएगा ना, आपका तो कार है ना, हाउस प्रॉपर्टी का है, तो रेंटल इनकम यहां आ जाएगा। सैलरी का तो सवाल ही नहीं आता। अब बात समझते हो जो मैं बोल रहा हूं? समझ पा रहे हो या ना? यस, मेरे ख्याल से अश्विनी, सिद्ध, आप लोग पहली बार टैक्स पढ़ रहे हो, आपको समझने आ रहा है नहीं वो बताइए मुझे। हेड्स ऑफ इनकम क्लियर है बेटा? पक्का? यस। कैन आई गेट अ क्विक यस और नो इन द चैट बॉक्स? जो भी लोग हैं जो पुराने हो, टैक्स पढ़ चुके हो, या पहली बार टैक्स पढ़ रहे हो, मैं चाहता हूं आप इसको फटाक से लिख लो। जिनको टैक्स आता है, पहले से पढ़ा हुआ है, बस रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से आप आए हो बैच में, आपने सिर्फ शॉर्टकट लिखना है, सैलरी, एचपी, पीजीबीपी, सीजी, आईएफओएस। जो पहली बार टैक्स पढ़ रहे हो, सोफिका जी आप हो गए, सिद्ध आप हो गए, या देवांगी जी भी है, शायद से अश्विनी भी है, आप लोगों ने पूरा प्रॉपर लिखना है इसको। 1 मिनट का समय दे रहा हूं, जल्दी खत्म करिए, आइए आगे बढ़ेंगे। गो फॉर इट फास्ट। हाँ जी, डन है। आपके नोट्स में पेज नंबर 12 पे आपको ये दिखाई देगा हेड्स ऑफ इनकम, और उसके नीचे कुछ टेक्स्ट है। आप इसको पूरी इज्जत के साथ, रिस्पेक्ट के साथ स्किप कर सकते हो, ठीक है ना? तो आप इसको बिल्कुल स्किप कर सकते हो, बिकॉज इन डिटेल हम हेड्स के बारे में पढ़ने ही वाले हैं। एमसीक्यूज इस तरीके से पूछे जा रहे हैं आजकल कि ये हो सकता है कि आपको सोर्सेस ऑफ इनकम या हेड्स ऑफ इनकम के कंपैरिजन में थोड़ा सा आपको झटका बैठ जाए एग्जाम में। तो मैं चाहता हूं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, अभी के लिए आप इसको फटाफट से एक बार देख लीजिए, अभी ही। हेड्स ऑफ इनकम एंड सोर्सेस ऑफ इनकम, फटाफट जल्दी से देख लो। 4 पॉइंट सिर्फ एक बार देख लीजिए, ध्यान से देखूंगा तो देखो उसमें ज्यादा कुछ दिया नहीं है। हेड्स कितने हैं? 5 हेड है। सोर्सेस कितने? काउंटेबल नहीं है, इनन्यूमरेबल हो सकते हैं, ठीक है। सोर्सेस को हम कैटेगराइज करते हैं यहाँ पे, और ईच सोर्स इज रिक्वायर्ड टू बी क्लासिफाइड इन दी हेड। तो सोर्स पहले निकालिए, सोर्स को क्लासिफाई करिए, क्लासिफाई करके उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा दीजिए, ठीक है ना? तो यहाँ पे अलग अलग कोड्स दिए गए हैं अलग अलग कंप्यूटेशन के लिए, और यहाँ पे सोर्सेस को तो क्लासिफाई किया ही नहीं, सोर्सेस को क्लासिफाई इसमें किया, उसके ऊपर प्रोविजन लगाए गए हैं। तो इट इज मियर क्लासिफिकेशन और कुछ भी नहीं। ये जो ओरिजिन है जहां से पैसा आ रहा है, जहां से पैसा आ रहा है, पैसा आके क्लासिफाई करो, क्लासिफाई करके एक्ट में से प्रोविजंस लगा दो, उसके हिसाब से इनकम टैक्स पे करो। आई होप इट इज डन। आई होप इट इज डन।
रिपीटेटिव पार्ट होता है खत्म, आइए बढ़ते हैं आगे। अगर मुझे इनकम टैक्स पे करना है तो एग्जैक्टली फ्लो होता क्या है, आप बात को समझने की कोशिश करिएगा। कुछ रैंडम, जस्ट मैं गूगल पे जाता हूं, जस्ट रैंडम गूगल पे जाता हूं मैं, और मैं वहां पर पे टाइप करता हूं, आपके सामने ही देखिएगा। ठीक है, अरे अरे भाई हो जा लोड, क्या हो गया? उसका मूड नहीं लग रहा है, इंटरनेट चालू है, लाइव स्ट्रीम चल रहा है इतना अच्छे से फास्ट। एक मिनट, जाने दो, मैं आपको दिखा देता हूँ क्या है। सफारी नहीं चल रहा था शायद। ठीक है, चलिए, एनी विच वेज, ये देखिए, आप जब कैलकुलेशन ऑफ इनकम या इनकम टैक्स की बात करते हो ना, तो यहाँ पे बहुत सारे, अगर आप सिर्फ गूगल पे जाके ऐसे डाल भी देते हो कि इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है या इनकम कैलकुलेट करना है, तो आपको ऐसे बहुत सारे चीजें दिखाई देगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं यहाँ पे, ये क्लियर, हाँ हो गया क्लियर, देखिएगा। तो यहाँ पे कुछ अर्निंग्स की बात हो रही है, जूम करता हूँ थोड़ा सा, ये देखिए कुछ अर्निंग्स की बात हो रही है। अर्निंग्स के नीचे आप देखिए कुछ माइनस हो रहा है, पहले कुछ प्लस हुआ, कुछ माइनस हुआ, फिर देखिए ग्रॉस टोटल हुआ, फिर ग्रॉस टोटल के बाद नीचे फाइनल टोटल हुआ, और फिर उसके ऊपर ये लोग कुछ टैक्स कैलकुलेट करते हैं। एक और एग्जांपल यहाँ दिख रहा था, एक सेकंड उसको भी ओपन कर लेते हैं। जैसे कि आप अगर यहाँ भी देखोगे, तो यहाँ पे भी आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे देखो ग्रॉस सैलरी कुछ है, फिर कुछ उसमें से डिडक्शन माइनस किया गया है, फिर इनकम आ गया, फिर इनकम में से टोटल इनकम आ गया, टोटल इनकम में से फिर कुछ माइनस किया हुआ है, फिर टैक्सेबल इनकम आ गया, टैक्सेबल इनकम के बाद कुछ वापस टैक्स कैलकुलेट किया है, और फिर फाइनल टैक्स पे किया हुआ है। यहाँ फाइनल टैक्स का अमाउंट लिखा हुआ है। मैं आपको एक थोड़ा सा सिर्फ हायरार्की समझाने के हिसाब से ये चीज गो थ्रू करवा रहा था, इसमें थोड़ा सा सब्सटेंस समझने की कोशिश करेगा जो मैं बोल रहा हूँ। ये क्या बोलते हैं, सपोज आपके 5 हेड्स ऑफ इनकम है अभी, ठीक है ना? तो 5 हेड्स कौन से थे? सैलरी था, सैलरी के बाद एचपी था, एचपी के बाद क्या था आपका? पीजीबीपी था, पीजीबीपी के बाद क्या था? कैपिटल गेन्स था, कैपिटल गेन्स के बाद क्या था? आईएफओएस था। ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार और ये पांच, ये पांचों का फाइनल अमाउंट जिसके ऊपर टैक्स लगना चाहिए, ये अलग अलग प्रोविजंस जो इन पर्टिकुलर चैप्टर्स में दिए हुए हैं, इन पर्टिकुलर हेड्स में दिए हुए हैं, अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 सॉरी, उसके हिसाब से आया हुआ है। तो यहां पे आपका जो सैलरी इनकम आएगा, से ग्रॉस सैलरी इनकम, उसमें से कुछ माइनस हो जाएगा, लेट्स से मैं 2 मिनट के लिए डिडक्शन लगा रहा हूं, और यहां पे आ जाएगा नेट, और ये नेट जो है ना, ये फाइनल इनकम के टोटल में ऐड होगा। सेम यहां पे भी होगा, यहां पे भी ग्रॉस है, ग्रॉस में से कुछ डिडक्शन माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा? नेट बचेगा, ठीक है। पीजीबीपी में भी कुछ ग्रॉस है, ग्रॉस में से कुछ डिडक्शन माइनस होगा, और फिर यहां पे क्या बचेगा? नेट। तो जब जब आप इनकम कमाओगे, इनकम ऐड होते जाएगा, उसमें से कोई कोई चीज अलाउड है कि इसका डिडक्शन मान लेते हैं, वो लेस होते जाएगा, और जो बचेगा वो फाइनल नेट है। यहां पे भी आप ग्रॉस ले लेंगे, पहले ग्रॉस लेने के बाद माइनस कुछ डिडक्शन हो जाएगा, कुछ कम हो जाएगा उसमें से, और जो बचेगा वो नेट बचेगा। तो 1 2 3 4 5, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, कोई भी हेड में, इन पांचों के फाइनल अमाउंट मिला करके बनता है ग्रॉस टोटल इनकम, जिसको हम प्यार से GTI भी बोलते हैं। क्या बन जाता है बेटा जी? ग्रॉस टोटल इनकम। जो लोग पहली बार टैक्स पढ़ रहे हो, पूरा ध्यान स्क्रीन के ऊपर होना चाहिए, बहुत जरूरी है। ये नहीं समझेगा तो आपको क्या नहीं समझेगा बेटा जी? इनकम टैक्स का स्लैब रेट कैलकुलेशन जो हम करेंगे ना अभी थोड़ी देर में बाद, वो नहीं समझ आएगा। कल से लेकर के जो लेक्चर्स होंगे नहीं समझ आएगा, अगर ये क्लियर नहीं है तो। काफी बच्चों को क्लियर होगा पहले से, नए बच्चे प्लीज ध्यान दीजिए। तो 5 हेड ऑफ इनकम है, हर एक हेड ऑफ इनकम में अलग अलग कैलकुलेशंस करने हैं। तो हमारा जो मेन सिलेबस है, इंटरमीडिएट का मेन सिलेबस जो है, 50 मार्क में से जो लगभग 30 35 मार्क्स के लिए आता है, वो यही सब है।
इसके अंदर कैलकुलेशंस कैसे होता है, इसके अंदर कैलकुलेशन 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 कैसे होता है। ये सभी कैलकुलेशंस इंडिविजुअली चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ने हैं हमें, जिसमें से कुछ इजी होगा, कुछ कॉम्प्लिकेटेड भी होगा, बट मैं हूं आपके साथ, टेंशन मत लो। तो ये पढ़ लेंगे अपन। ये पढ़ने के बाद इन सभी का जो नेट अमाउंट है, फाइनल अमाउंट है, हर इंडिविजुअल हेड ऑफ इनकम के अंदर में, सैलरी का नेट सैलरी, फाइनल सैलरी, एचपी का नेट सैलरी, फाइनल सैलरी, पीजीबीपी का नेट प्रॉफिट, फाइनल प्रॉफिट, कैपिटल गेन का नेट गेन आ गया, यहां का नेट अदर सोर्सेस का इनकम आ गया, ये सब ऐड करके पांचों के पांचों ऐड करके जीटीआई बनता है, ग्रॉस टोटल इनकम बन जाता है। ठीक है, अब ग्रॉस टोटल इनकम में से आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। यहां डिडक्शन है, डिडक्शन है, डिडक्शन है, डिडक्शन है, डिडक्शन है, ये जितने भी डिडक्शन है ये उस रिस्पेक्टिव हेड के डिडक्शन है। ठीक है ना, मतलब अगर मेरे पास सैलरी का इनकम होगा तो ही सैलरी का डिडक्शन मिलेगा, अगर मेरे पास प्रॉफिट होगा बिजनेस का तो ही उसका डिडक्शन मिलेगा, अगर मेरे पास सैलरी इनकम नहीं है तो मेरे पास सैलरी का डिडक्शन मिलेगा क्या बेटा, नहीं मिलेगा। ठीक है, बट एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल, एज अ पार्टनरशिप फर्म, एज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, एज अ एओपी बीओआई, आपको इसमें से कुछ डिडक्शंस मिलते हैं। मतलब डिडक्शंस दो प्रकार के, एक डिडक्शन इंसान के हिसाब से मिलेगा, आप इंसान हो ये डिडक्शन, आप फर्म हो ये डिडक्शन, आप एजेपी हो ये डिडक्शन, उसके हिसाब से डिडक्शन आ जाएंगे। ये डिडक्शन किसमें से आएगा, जो आपका ग्रॉस टोटल इनकम आ रहा है उसमें से। और ग्रॉस टोटल इनकम पे आने के लिए आपको आपके इंडिविजुअल हेड के अंदर में कुछ डिडक्शंस होते हैं तो वो भी मिलेंगे। मतलब डिडक्शंस दो बार आ रहे हैं, यहां पे भी डिडक्शंस आएंगे, उसके बाद टोटल होगा, टोटल में से फिर से आपका इनकम कोई स्पेसिफिक इनकम नहीं भी रहा तो भी जनरल इनकम पे भी आपको कुछ डिडक्शंस मिलते हैं, और उसके बाद आपका आएगा यहां पे टोटल इनकम। ये टोटल इनकम को हम एक और नाम देते हैं नेट इनकम, हालांकि टेक्निकली एक्ट के हिसाब से इसको टोटल इनकम ही बोलते हैं। तो टोटल इनकम, कुछ लोग इसको टीटीआई बोलते हैं, टीटीआई, टोटल टैक्सेबल इनकम। बात समझने आ रही है क्या, क्या बोलेंगे इसको हम, टोटल टैक्सेबल इनकम या टोटल इनकम या नेट इनकम। और सर वो कौन सा अमाउंट है जिसके ऊपर हम टैक्स भरते हैं, वो यही वाला अमाउंट है बेटा। तो यू पे टैक्स ऑन दिस, हम इस अमाउंट के ऊपर टैक्स पे करते हैं। तो सर ये जो सैलरी मैंने कमाई उसके ऊपर टैक्स नहीं जाती क्या, सैलरी में डिडक्शन है या नहीं है, रूल के हिसाब से आपको क्या अलाउड है क्या नहीं है वो चेक किया जाता है, आपका नेट सैलरी आएगा। और भी इनकम हो सकता है आपके, सब इनकम को तोड़ ताड़ के जोड़ जाड़ के हम क्या करेंगे, जीटीआई बनाएंगे, जीटीआई में से फिर से कुछ डिडक्शन हो सकते हैं वो भी मिल जाएंगे बेटा। उसके बाद टोटल इनकम आएगा, टोटल इनकम के ऊपर बेटा जी हम क्या करेंगे, हम टैक्स पे कर देंगे। क्या आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है? सभी लोग मुझे फटाफट से फाइव टाइप करके बताइएगा चैट बॉक्स में, ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है हाँ या ना। जितने भी लोग ऑनलाइन लाइव में जुड़े हुए हो, जो फेस टू फेस में हो, हाँ 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 करिए, डाउट है तो पूछिए फटाफट से। ये पार्ट क्लियर है, काफी बेसिक सा पार्ट था, भले ही हमारा बैच एकदम रेगुलर नहीं है बट मुझे लगता है ये सामने आपको होना चाहिए, जरूरी है, इसके बाद आगे बढ़ के सेंस बनता है, अदरवाइज सेंस नहीं बनता है। ऑनलाइन में जिन्होंने रिप्लाई नहीं किया है फटाफट से टाइप करिएगा। यस पीपल डन है, चलिए लिख लेना है, लिख लेना है, जल्दी से छापो जल्दी से। इसके बाद एक डिफरेंस बिटवीन दिखाऊंगा और हम जाएंगे स्लैब रेट के ऊपर। चलो जल्दी से छाप लो। यस पीपल डन।
हो गया है तो डन टाइप करिएगा। आपके नोट्स के अंदर में बहुत डिटेल में ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल इनकम को समझाया गया है। अगर आपके पास समय है, एग्जाम के टाइम पे नहीं, डू नॉट रीड बिफोर एग्जाम वाली चीज है। अगर आपके पास समय है, आपके बाकी सब्जेक्ट की पढ़ाई हो चुकी है, आप टैक्स को अच्छे से करना चाहते हो, तो आप इसको प्रॉपरली एक बार रीड कर सकते हो। हालांकि इसके अंदर में जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं, जो हमारे लिए अभी रिलेवेंट है। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए कंप्यूटेशन ऑफ इनकम कैसे करना है। सैलरी ले लिया, एचपी ले लिया, पीजीबीपी ले लिया, कैपिटल गेन ले लिया, अदर सोर्सेस ले लिया, ग्रॉस टोटल आ गया, ग्रॉस टोटल में से रिडक्शन माइनस कर दिया, टोटल आ गया, और एक टोटल के ऊपर हम क्या करते हैं, टैक्स पे करते हैं। ठीक है ना, तो ये सेम चीज यहां पे भी है, आप इसको एक बार चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मैं सिर्फ ना आपके साथ ये वाला पार्ट डिस्कस करना चाहता हूं। अगेन आज तक के लिए इंपॉर्टेंट नहीं था बिकॉज एमसीक्यूज नहीं थे। अभी 2024 में जो आपके एग्जाम्स हो रहे हैं उसके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है, वी नेवर नो। ठीक है, तो एक बार सिर्फ गो थ्रू कर लेते हैं फटाफट से क्या क्या दिया हुआ है। लिखना कुछ भी नहीं है, सिर्फ सामने ध्यान दीजिएगा। सर नोट्स का है मेरे पास, इसलिए बोल रहा हूं सामने ध्यान दो, नहीं तो नोट्स में ध्यान देने बोला होता मैंने। टेंशन मत लो, नोट्स में देखो सब हाईलाइटेड है, एक एक वर्ड आपको ऑलरेडी हाईलाइटेड मिलेगा, कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो ग्रॉस टोटल इनकम क्या है, एग्रीगेट, एग्रीगेट मतलब टोटल, टोटल ऑफ व्हाट, टोटल ऑफ ऑल दी इनकम्स ऑफ ऑल दी हेड्स। ठीक है, उसके बाद सर ये क्या है, एडजस्टिंग सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, कुछ चीजें रखो, ये डिटेल में डिस्कस होगी, टेंशन मत लो। ठीक है, यहां क्या दिया हुआ है, total income means total amount of income as referred to in section 5 computed in the manner laid in the act। मतलब ये टोटल इनकम जिस पे हम टैक्स लगाते हैं ये इससे ड्राइव होता है, बट ये नहीं है, इससे थोड़ा सा और नेट में है। ठीक है, टैक्स इज नॉट कैलकुलेटेड ऑन दिस, टैक्स इज कैलकुलेटेड ऑन टोटल इनकम। ठीक है, ग्रॉस टोटल इनकम इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी राउंडेड ऑफ। सर राउंडेड ऑफ का मसला क्या है, बात करता हूं, बट टोटल इनकम इज रिक्वायर्ड टू बी राउंडेड ऑफ। सर जी राउंडेड ऑफ क्या है अभी डिस्कस करेंगे, 2 मिनट रुकिए। क्लबिंग ऑफ इनकम, gross total income includes or excludes income which is subject to club। total income includes income which is subject to club। क्या कह रहे हैं ये, ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। जब मैं क्लबिंग की बात करता हूं, सर जी क्लबिंग क्या है, हमने इसको डिस्कस किया है, थोड़ा सा हल्का सा डिस्कस किया हुआ। कैसे डिस्कस किया आपको बताता हूं मैं। सपोज पेरेंट्स है और पेरेंट्स के 2 चाइल्ड है, चाइल्ड 1 चाइल्ड 2, ये माइनर है दोनों भी, और ये माइनर का कुछ इनकम आ रहा है। कौन बनेगा, करोड़पति से आ गया, कहां से भी आ गया, कोई भी चीज से आ गया, तो उसके कुछ प्रोविजंस दिए होते हैं कि कौन सा इनकम है चाइल्ड का जो पेरेंट के पास टैक्सेबल होगा। मतलब भले ही आप एज अ माइनर टैक्स नहीं पे करोगे उस पे, बट आपके पेरेंट्स वर डीम्ड टू बी एन एसएससी इन दिस केस विल पे द टैक्स ऑन इट। सो ये जो पेरेंट्स टैक्स पे करेंगे इसको हम बोलेंगे क्लबिंग ऑफ इनकम। तो इनकम ऑफ चिल्ड्रन गेट्स क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ द पेरेंट्स, इस क्लबिंग की बात कर रहे हैं। तो जब मैं टोटल इनकम बोलता हूं मतलब वो टैक्स, वो इनकम जिसके ऊपर मुझे टैक्स पे करना है, उसमें क्लबिंग का पोर्शन भी काउंट हो जाता है। देयरफॉर यहां पे दे आर सेइंग इंक्लूड्स। ठीक है, उसके बाद सेट ऑफ करंट ईयर का लॉस एंड ब्रॉट फॉरवर्ड ईयर का लॉस शैल बी एडजस्टेड हेडवाइज इन दी एग्रीगेट। यहां पे एडजस्टमेंट नहीं होता है। सर जी क्या मीनिंग है इसका, ये मैंने बोला ना सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड को डिस्कस करेंगे, आइएगा। सपोज करके चलते हैं हम, आइए इसको समझ लेते हैं। सपोज करके चलते हैं हम, और यहाँ जगह ही कहाँ है, चलो इस साइड करता हूं थोड़ा सा। हाँ, सपोज करके चलते हैं हम, फॉर एग्जांपल से 22 23 23 24 24 25, ये AY 22 23 AY 23 24 AY 24 25 करंट AY का आप कैलकुलेशन कर रहे हो इनकम का। इसमें इस साल में PGBP का है आपके पास लॉस, इस साल में PGBP का है आपके पास लॉस, इस साल में PGBP का है आपके पास प्रॉफिट। अब इस साल का लॉस, इस साल का लॉस इस प्रॉफिट के साथ एडजस्ट हो सकता है क्या? आंसर इज यस ऑल्सो, आंसर इज नो ऑल्सो।
डिपेंड करता है किस प्रकार का प्रॉफिट है, कब से प्रॉफिट है, रूल्स के हिसाब से मैच हो रहा है या नहीं। अगर ये मैच होता है और हम अलाउ करते हैं तो हम इसको सेट ऑफ कर सकते हैं, राइट। तो इसको सेट ऑफ करने का मतलब ही यहां दिया हुआ है कि आप सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का एडजस्टमेंट ग्रॉस टोटल इनकम तक कर सकते हो। टोटल इनकम में वो नहीं होगा, टोटल इनकम फाइनल इनकम आएगा, उसके ऊपर बस टैक्स पे करना है, ठीक है। देयर आर डिडक्शंस अंडर चैप्टर नंबर 6A। ये डिडक्शंस वो वाले डिडक्शंस है जो मैंने आपको बताया थे, जीटीआई माइनस डिडक्शंस इज इक्वल टू नेट इनकम, बराबर। और ये नेट इनकम मतलब टोटल इनकम जिसके ऊपर टैक्स पे करना है। तो ये जो डिडक्शंस है इसकी बात हो रही है। तो ये किसमें से डिडक्ट करना है, इसमें से डिडक्ट करना है। यहां पे यस, यहां पे नो। ये रहा आपके सामने, सिर्फ गो थ्रू करना है। डिस्कस मैंने पूरा कर लिया है। अगर यहां तक क्लियर है तो फटाफट से पानी वगैरह भी पी लीजिएगा। हम बढ़ते हैं हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस फर्स्ट चैप्टर, दैट इज स्लैब रेट, जहां पे सबसे मेजर अमेंडमेंट है रे बाबा। क्लियर है यहां तक? आर यू रेडी? आपने आज से पहले शायद जीटीआई और टीटीआई का टोटल का डिफरेंस जो है, जो हम अभी देख रहे थे, ये भी नहीं देखा होगा, ऐसा मुझे लगता है। बताइएगा जरा मुझे। इज इट डन पीपल? जो लोग रिपीट वाले बैठे हो, आई होप आपको बैच से हेल्प हो रही है, राइट? लाइव एंड फेस टू फेस में खास करके। हाँ या ना तो बोलो यार कुछ तो। डन पीपल, आगे बढ़े। हाँ जी, लंबी सांस ले लो। हाँ, पानी पी लो। सर ब्रेक चाहिए? नहीं, ब्रेक लेनी है तो बोलो, मैं ब्रेक देता हूँ। मेरे ख्याल से नहीं चाहिए ना? हाँ, नहीं चाहिए तो आगे बढ़ते हैं, आइएगा। क्लियर है यहां तक? कहना कहता थम्स अप क्विकली। सब कुछ सही है, सब कुछ चंगा सी का। फ्रेश पेज लेना है आपने, फ्रेश पेज लेना है आपने। फ्रेश पेज कैसा होना चाहिए सर? देखिए, ये आपका नोटबुक है, ये बीच में यहाँ पे एक पेज है, यहाँ पे एक पेज है। मुझे ये दोनों पेज चाहिए, दोनों पेज चाहिए, ठीक है ना? दोनों पेज चाहिए। ऐसा एक और उसके नीचे और एक, ऐसे दो आपने लीव करने हैं, ठीक है ना? पहला एक पेज, ऐसे दो पेज मतलब आमने सामने, सेम दूसरा एक सेट और दो पेज आमने सामने। ये दो छोड़ करके उसके बाद के पेज पे आइए, ये दो छोड़ करके उसके बाद के पेज पे आइए, ये दो छोड़ करके उसके बाद के पेज पे आइए। जिन लोगों ने नोटबुक अभी तक नहीं बनाया है, प्लीज ऐसे हरकतें मत करो, आगे बहुत प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है ना? तो नोटबुक नहीं बनाया तो आज से तो पक्का चाहिए ही चाहिए, ठीक है? तो दो पेज यहां छोड़ दीजिए, उसके नीचे वापस दो पेज छोड़ दीजिए, उसके बाद आ जाइए। सर दो पेज क्यों छोड़ने लगाया है, मैं समझाता हूं आपको मैं क्या करवाना चाह रहा हूं। ये जो मेरा पहला पेज आएगा, पहला सेट जिसमें दो पेजेस है, इसमें हम पूरा का पूरा ओल्ड स्कीम लिखने वाले हैं। दो पेज में पूरा ओल्ड स्कीम अमेंडमेंट के साथ। सिंगल चार पेज होगा, मानो करेक्ट, सिंगल चार पेज, डबल एक और फिर डबल दूसरा, सिंगल चार। तो
यहां पे एक डबल वाले में हम पहले लिखेंगे ओल्ड स्कीम अमेंडमेंट के साथ पूरा का पूरा, मतलब ये आपका समरी है, बस इसको रेफर करना है बाद में। सिमिलर तरीके से दूसरे दो पेजेस पे हम लिखेंगे पूरा का पूरा न्यू स्कीम, ठीक है, पूरा का पूरा न्यू स्कीम। बट ये लिखने से पहले मेरे ख्याल से ये जो मैं आपको पेजेस छोड़ने लगा रहा हूं ना, ये हमारा फुल होगा कल या परसों, अभी नहीं होगा, ठीक है ना। सो अभी हमारा इंटेंशन क्या है, हमने ये 4 पेज छोड़ दिए कि पहले ये देखना है, इसके पीछे इसका वर्किंग, अभी हम वो वर्किंग पे जा रहे हैं, समझ लेंगे पूरा, कुछ एग्जांपल सॉल्व कर लेंगे, विल कम बैक टू दीस 4 पेजेस एंड फिल देम प्रॉपर लेटर ऑन, ठीक है, अभी उस पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है ना, क्लियर है पक्का जी। आइएगा, लेट्स स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। आप और मैं साथ में चीजें लिखेंगे, हाँ या नहीं? रुकिए मुझे लिखने दीजिए, मैं कुछ समझाता हूं, पहले समझ लीजिएगा फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जो टैक्स के रेट्स होते हैं, जो टैक्स के रेट्स होते हैं, ये टैक्स के रेट्स ना दो प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं नॉर्मल रेट्स, जिनको हम हमारी आम भाषा में स्लैब रेट्स भी बोलते हैं, ठीक है ना, ये नॉर्मल रेट्स होते हैं। दूसरे रेट्स जो होते हैं वो होते हैं स्पेशल रेट्स। जो स्पेशल रेट्स होते हैं ये इनकम टैक्स एक्ट के अंदर में दिए होते हैं 1961 में। जैसे कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का कुछ अलग से रेट दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का अलग से रेट दिया हुआ है, अलग अलग चीजों का अलग से रेट दिया हुआ है। तो कुछ स्पेशल प्रकार के आइटम हो गए, जहां पे स्पेशल नहीं है वो नॉर्मल है, तो स्पेशल पहले समझना है स्पेसिफिक आइटम से, जो स्पेसिफिक नहीं है, स्पेसिफिक रेट जहां नहीं है वो सब नॉर्मल रेट हो गए। अब जो नॉर्मल रेट है सर, ये नॉर्मल रेट स्लैब रेट है, और ये कहां दिए जाते हैं, ये एनुअल फाइनेंस एक्ट में दिए जाते हैं। तो हमारे लिए जो फाइनेंस एक्ट 2023 एप्लीकेबल है, उसके हिसाब से जो भी स्लैब रेट्स है वो हमने चेक करना है, ठीक है ना। अब आप थोड़ा सा समझिएगा, इसमें भी अमेंडमेंट है, इसमें भी अमेंडमेंट है। जो नॉर्मल रेट है, नॉर्मल रेट में क्या किया गया था, हमेशा हमेशा से लेकर के नॉर्मल रेट हुआ करते थे, मतलब बेसिक से रेट हुआ करते थे, इतना परसेंटेज है, इतना परसेंटेज है, इस इनकम के ऊपर इतना परसेंटेज है। कुछ 2-3 साल पहले हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर, उनको ऐसा लगा कि यार कुछ थोड़ा सा ना मजा होना चाहिए, कुछ एंजॉयमेंट आना चाहिए इनकम टैक्स एक्ट में। उन्होंने कहा हम 2 स्कीम रन करेंगे साइमल्टेनियसली। तो उन्होंने क्या किया, इसके अंदर में जो ओल्ड स्कीम चल रहा था उसको उन्होंने डिफॉल्ट स्कीम रखा, और एक न्यू ऑल्टरनेटिव स्कीम लेकर के आ गए विद सम लोअर रेट, बट इसमें कुछ बेनिफिट्स नहीं थी जो बेनिफिट इसमें थे। तो ये सालों सालों से जो चलते आ रहा है वो है, इसमें कुछ बेनिफिट्स है, किसके लिए ये अच्छा हो सकता है, किसके लिए अच्छा हो सकता है, तो 2 ऑप्शन लेकर के आ गए रेट ऑफ टैक्स में। फिर इस साल क्या कर लिया उन्होंने पता है क्या, 23 बजट के अंदर में उन्होंने बोला यार मजा तो कम पड़ गया, 2 साल 3 साल से चल रहा है, मजा ही नहीं आ रहा है, कुछ और मजा करते हैं। इन्होंने कहा वो आईफोन होता है ना, आईफोन का आपने अगर देखा होगा, आईफोन 12 जब आया था तो उसमें जो उसके पीछे कैमरा होता है, ये कैमरा कुछ इस तरीके से था, ठीक है, और ऐसा कुछ कैमरा था। फिर 13 वाले ने बोला एक काम करते हैं, हम उसको उल्टा करते हैं, ऐसा कर देते हैं। फिर आईफोन 14 जब आया, आईफोन 14 में उन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने ऐसा कुछ तो भी कर लिया वापस, ऐसे अलग अलग प्रकार की कोशिश कर रहे हैं। मतलब बात तो सेम है तो उतने ही लेंस, सब कुछ सेम है, बट उसको बस प्रेजेंट करने का तरीका अलग है। इस बार उन्होंने कहा, निर्मला जी ने, यार देखो ये ऐसा ही कुछ इंस्पायर हो करके एप्पल से, मुझे लगता है मैंने भी कुछ करना चाहिए। इन्होंने कहा यार जो डिफॉल्ट था ना ओल्ड, तो ये जो न्यू है इसको हम स्वैप कर देंगे, इसको डिफॉल्ट कर देंगे, जो ओल्ड है इसको हम ऑल्टरनेटिव कर देंगे। तो सर ठीक है ना, हमें तो क्या पढ़ना है, जो ओल्ड है उसको हमने अभी ऑल्टरनेटिव समझना है, जो न्यू है उसको डिफॉल्ट समझना है, बात तो एक ही है। बात एक नहीं है ना बॉस, जो ओल्ड स्कीम है उसमें अलग अमेंडमेंट आए हैं, जो न्यू स्कीम है उसमें भी अमेंडमेंट आए हैं, मतलब जो इंडिविजुअली ओल्ड और न्यू थे उसमें तो अमेंडमेंट आए ही आए हैं बेटा। बट उसके साथ साथ एक और चीज समझना जरूरी है, सिंस न्यू स्कीम बिकम्स डिफॉल्ट स्कीम नाउ, इसके कारण से पूरे एक्ट में सभी चैप्टर्स के अंदर में बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं, जो मैंने आपको पहले दिन पे भी बताने की कोशिश की थी, ठीक है। सो दैट इज वेयर हमारा बर्डन एज अ स्टूडेंट बढ़ जाता है। तो हमें जहां पे 2 चीजें याद रखनी थी, हमें अब यहाँ पे 10 चीजों की जगह पे याद रखनी है। क्या आपको जो पहले से पहला पुराना लॉ पढ़ चुके हो फाइनेंस एक्ट 21-22 के हिसाब से, क्या आपको चेंज समझने आ रहा है क्या है, राइट। तो नई स्कीम जो है डिफॉल्ट होगी, पुरानी स्कीम जो है ये ऑल्टरनेटिव हो गई, इन दोनों में भी चेंजेस है। बट इसके अलावा सिंस न्यू स्कीम डिफॉल्ट हो जाती है, इसके कारण से बहुत सारा एप्लीकेशन पार्ट जो है सब्जेक्ट का वो चेंज हो जाता है, बहुत सारा एप्लीकेशन, ठीक है ना। बात को समझने की कोशिश करिए, राइट। अरे क्लियर है यहां तक, हाँ या ना? कुछ लोग नींद में हो ऐसा लग रहा है। जो लोग नए हो उनके लिए रिलीवेंट नहीं था ज्यादा, जो लोग पहले पढ़ के आए हो इनकम टैक्स उनके लिए ज्यादा रिलीवेंट है। मेरे ख्याल से आपको क्लिक हुआ है अभी, ठीक है। हाँ चलिए, यहाँ फेस टू फेस में पुराने वाले जितने भी है पक्का 100%, बढ़िया। चलिए आइएगा, अब हम कुछ लिखेंगे, आप और मैं साथ में लिखेंगे। टाइटल दीजिएगा, 4 पेज छोड़ने बाद वाला पेज, हाँ टाइटल दीजिएगा।
टाइटल दीजिएगा ओल्ड स्कीम, और ये ओल्ड स्कीम ही क्या हो चुकी है हमारी, अभी ऑल्टरनेटिव स्कीम हो चुकी है। इट इज नो मोर कंपलसरी। साथ में लिखिएगा, साथ में लिखिएगा, आराम आराम से जाएंगे, साथ में लिखिएगा। जैसे जैसे पढ़ा रहा हूं, जो जो पढ़ा रहा हूं वैसे वैसे पढ़ना है। 2 दिन लगेंगे, पूरा ओल्ड एंड न्यू स्कीम समझ जाओगे एग्जाम्पल के साथ। फिर क्वेश्चन आंसर खुद से सॉल्व करके देखना, नहीं आ रहे हैं तो मैं डाउट सॉल्व करूंगा। आएंगे ही आएंगे, पक्का आएंगे ही आएंगे, ठीक है। समझने में डाउट आ रहा है, एग्जाम्पल सॉल्व करने में डाउट आ रहा है, देन एंड देयर आस्क मी, बट मेरे साथ चलते रहिएगा। 2 दिन तक पूरा टॉपिक अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब ओल्ड स्कीम के अंदर हमें फिलहाल मैं बात करता हूं एक व्यक्ति की जिसका नाम है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल इंडिविजुअल के अंदर में 3 कैटेगरीज बन सकती है। मैंने मेरे रेफरेंस के लिए 3 कैटेगरीज बनाई हैं, ए, बी और सी। आप भी लिख सकते हो, फिलहाल ये एक्ट में नहीं दिया है, ये मैंने बनाया है। ए अलग कैटेगरी, बी अलग कैटेगरी, सी अलग कैटेगरी, ठीक है ना। क्यों बनाया समझाता हूं। ए कैटेगरी में क्या क्या आता है, ए कैटेगरी में कौन कौन आते हैं। पहले तो इंडिविजुअल्स जो है, इंडिविजुअल्स लेस देन 60 ईयर्स ऑफ एज। यहां इंडिविजुअल्स मोर देन 60 बट लेस देन 80, यहां इंडिविजुअल्स मोर देन 80। ये हमारे लिए डिफॉल्ट एसएससी है या डिफॉल्ट इंडिविजुअल है। ये इसको हम सीनियर सिटीजन बोलते हैं और इनको हम सुपर सीनियर सिटीजन बोलते हैं एज पर द एक्ट। तो ये डिफॉल्ट कैटेगरी में आता है। अगर क्वेश्चन में आपको दिया है कैलकुलेट टैक्स ऑफ मिस्टर ए, आप क्या अज्यूम करेंगे, मिस्टर ए का एज 65 है, 75 है, 85 है या 60 है या 60 के नीचे है, आप ए अज्यूम करेंगे। ये बाय डिफॉल्ट कैटेगरी है, ये बात के कैटेगरीज है, ठीक है जी। चलिएगा, उसके बाद बाय डिफॉल्ट कैटेगरी के अंदर में ये सेम चीज इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर individuals who are non-resident and HUF, AOP, BOI और आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन। एक बार बता ही दो यार, पर्सन का डेफिनेशन क्या है। मैं, मेरी फैमिली, मेरी पार्टनर, उसकी फैमिली, हम दोनों का मिला करके एसोसिएशन या बॉडी, और उसको जिला घोषित कर दिया। मतलब इंडिविजुअल, फिर HUF पार्टनरशिप फर्म या LLP, कंपनी, कंपनी डोमेस्टिक, इंडिया, फॉरेन, याद आ रहा है क्या कुछ, ठीक है ना। उसके बाद क्या लिखा अपन ने, उसके बाद एओपी, बीओआई, कॉमन नेचर, पेमेंट वाला एक्टिविटी, क्या बोलते हैं, कमर्शियल एक्टिविटी, राइट। एंड उसके बाद फाइनली लास्ट क्या था, इसको जिला घोषित करते कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो कैंटोनमेंट बोर्ड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब एजेपी के अंदर में आ जाएंगे, राइट। नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसके लिए लिमिट्स को देखिएगा। लिमिट्स हम लिख लेते हैं कुछ, यहां पे अलग लिमिट्स है, यहां अलग लिमिट्स है, यहां अलग लिमिट्स है। आप एक के नीचे लिख सकते हो, मेरे साथ ही लिखिएगा, इसको हम डिस्कस भी करेंगे। 0 to 2.5 lakhs इट इज 0% जीरो टैक्स। 2.5 lakhs to 5 lakhs is 5%। 0 के नीचे की जगह छोड़ दीजिए, मैं बताता हूं क्या आएगा। 5 lakhs to 10 lakhs is 20%, ग्रेटर देन 10 lakhs is 30%, ठीक है ना। सेकेंड पोर्शन पे आता हूं मैं, 0 to 3 lakhs is 0%, 0। 3 lakhs to 5 lakhs is 5%, 5 lakhs to 10 lakhs is 20%, greater than 10 lakhs is 30%। तीसरे पे आइएगा, 0 to 5 lakhs is 0%, 0 लिखिएगा। 5 lakhs to 10 lakhs is 20%, greater than 10 lakhs is 30%। बस इतना अगर आपका हो जाता है तो मुझे रेडी करके टाइप करके बताइएगा। पूरा टाइप करिए, मेहनत करिए, रेडी लिखिए। यहां तक लिख के हो जाता है तो कैलकुलेटर आपके साथ रखिएगा, लगने वाला है अभी, बहुत जरूरी है हमारे लिए। कुछ यादें ताजा हो गई पुराने लोगों के लिए, हाँ। अरे कॉन्सेप्ट रह गया हमारा राउंडिंग ऑफ वाला, ठीक है, चलो उसको आगे डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
मेरे ख्याल से फेस टू फेस में ऐसा कोई नहीं है तो बताइए। ऑनलाइन लाइव में ऐसे कितने लोग हैं जिनको टैक्स कैलकुलेट करने नहीं आता? मतलब ऑब्वियसली जो पहली बार पढ़ रहे हैं ऐसे कितने लोग हैं? यस वाई टाइप करिए जरा, जिनको टैक्स पढ़ने मतलब टैक्स कैलकुलेट करने नहीं आता। कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए रेडी, अभी के अभी हमें लगेगा। कितने लोग हैं ऐसे जिनको टैक्स कैलकुलेट करने नहीं आता है? सिद्ध, पक्का? सोफी का नहीं आता है, ठीक है। काजल, देवांगी, अश्विनी, यस, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा समझते हैं एक एक करके चीजों को। पहले कैटेगरी पे फोकस करते हैं, पहली कैटेगरी क्लोज करते हैं, ए वाली कैटेगरी, और ए कैटेगरी कंप्लीट करने के बाद बी एंड सी पे आते हैं। आप में से जो लोग ऐसे हो, मेरे ख्याल से मानव है, मेरे ख्याल से धनश्री है, काजल है, सौरभ है, आप टैक्स कैलकुलेट करने में एक्सपर्ट हो क्योंकि आप पहले से पढ़ के आओ फेस टू फेस में भी। तो फेस टू फेस तो तुम डिस्टर्ब मत करो मुझे, ऑनलाइन वाला आपको चाहिए, चुपचाप से 2 से 3 मिनट का ब्रेक ले सकते हो जब तक मैं टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है बता दूं, ठीक है। चलिए जीडीपी वालों अपने भी ध्यान देना है, स्किप नहीं करना है इस पोर्शन को, एग्जाम में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो सकता है अगर आप पहली बार देख रहे हो तो, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, सपोज अगर मैं कहता हूं मेरा इनकम फॉर एग्जांपल है 4,25,000, मेरा इनकम है 4,25,000, कौन सा इनकम? टोटल इनकम, बिकॉज टोटल इनकम के ऊपर हम क्या कर रहे हैं? टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, टोटल इनकम के ऊपर। अब पहला तरीका, जो पहली बार टैक्स पढ़ रहा है वो स्टूडेंट क्या कर सकता है या क्या कर रहा होगा, अभी मैं बताता हूं आपको। 4,25,000 इनकम है ना सर, आपने क्या बोला? आपका इनकम 0 to 2.5 लाख, 2.5 to 5 लाख, 5 लाख to 10 लाख, ग्रेटर देन 10 लाख। सर मुझे लगता है मेरे मैथ्स के हिसाब से 4,25,000 2.5 लाख से ज्यादा है, 5 लाख से कम है। सर कितना परसेंट है? 5%। एक काम करते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 5% कर दिया, क्या आ गया? 4,25,000 मल्टीप्लाइड बाय 5%, सर 21,250, ये रहा टैक्स। सर कितना सिंपल है सर। आंसर इज दिस इज रॉन्ग। व्हाई इज दिस रॉन्ग? देयर इज अ कॉन्सेप्ट and that concept is called as basic exemption limit। बात को समझो, basic exemption limit। सर व्हाट इज बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट? बेसिक मतलब सबको मिलना चाहिए, एग्जेम्पशन मतलब एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्स मिलना चाहिए। ऐसा एक एग्जेम्पशन जो सभी को मिल रहा है, सभी लोगों को मिल रहा है, सबको मिलना चाहिए, चाहे वो अंबानी जी हो जो करोड़ों में टैक्स भरेंगे, चाहे वो आप या मैं हो जो शायद टैक्स भी नहीं भरेंगे, कम टैक्स भरेंगे, हम सभी लोगों को एक बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट मिलता है। जब मैं कहता हूं कि राइट फ्रॉम, इफ यू स्टार्ट काउंटिंग योर इनकम फ्रॉम 0 रुपीज टू 2.5 लाख रुपीज, दिस इज माई बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, और यहां पे टैक्स नहीं है, यहां पे टैक्स 0 है, 0% नो टैक्स। फिर मैं 2.5 लाख से काउंट करता हूं 5 लाख तक, तो उसमें जितना पैसा आएगा उसका 5% टैक्स है। फिर मैं 5 लाख से लेकर के 10 लाख जाता हूं, इसमें जितना पैसा है उसके ऊपर 20% टैक्स है। फिर मैं ग्रेटर देन 10 लाख जाता हूं, जितना भी लाखों करोड़ों में, उसके ऊपर 30% टैक्स आएगा। हर व्यक्ति जिसका इनकम 10 लाख से भले ही ज्यादा क्यों ना हो, हर उस व्यक्ति को क्या मिलना चाहिए? हर उस व्यक्ति को इस पोर्शन का यानी कि बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का फायदा मिलना चाहिए। सर फायदा मिलना चाहिए मतलब एग्जैक्टली क्या होना चाहिए? अगर मेरा इनकम क्या था? 4,25,000 था। आप सोचिए मेरा इनकम 4,25,000 है, तो फ्रॉम 0 to 2.5 लाख रुपीज मुझे टैक्स नहीं पे करना है, मुझे टैक्स 0 पे करना है। फिर 2,50,001 रुपीज से लेकर के 4,25,000 तक मुझे जाना है। कितना पैसा आ गया इसमें? 4,25,000 माइनस 2.5 लाख, ये 1,75,000 के ऊपर में मैंने 5% कैलकुलेट करना है, जो आ जाता है 8,750। क्या आपको बात समझने आ रही है बेटा? हाँ या ना? खास करके मुझे अभिषेक कुमार जी, सोफिका, उसके बाद सिद्ध, आप लोग मुझे इसका रिप्लाई करेंगे सबसे पहले। क्या आपको ये समझा है? ठीक है ना? सो अगर मेरा इनकम 4,25,000 है तो मुझे डायरेक्टली उस स्लैब के अंदर में नहीं जाना है, मुझे पहले बेसिक एग्जेम्पशन स्लैब का बेनिफिट देना है। वो स्लैब का बेनिफिट देने के बाद मुझे आगे बढ़ना है, नहीं तो मुझे आगे नहीं जाना है, ठीक है। मैं इसको एक और तरीके से सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा दे रहा हूं। सपोज मेरा इनकम है 17,62,500। अब 17,62,500 में 0 से 2.5 लाख तक 0 टैक्स आएगा, 2.5 लाख से 5 लाख तक का टैक्स, 5 लाख टू 10 लाख तक का टैक्स, और फिर ग्रेटर देन 10 लाख तक का टैक्स। तो पहले केस में कितना पैसा है उस स्लैब में? इस स्लैब में 2.5 लाख रुपए है, 2.5 लाख रुपए पे टैक्स 0% से लगेगा, 0 टैक्स आ जाएगा। दूसरे स्लैब में कितना पैसा है? यू स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 2,50,001 रुपी, यू स्टॉप एट 5 लाख रुपीज। कितना है टैक्स वापस? यहाँ पे कितना पैसा है? 2.5 लाख रुपए इंटू कितना परसेंटेज? 5%। क्या ये 12,500 आता है?
तीसरा स्लैब देखिएगा, 5 लाख से 10 लाख तक कितना पैसा आ गया, 5 लाख का पैसा आ गया, मल्टीप्लाइड में कितना स्लैब है, 20% का स्लैब है, कितना आ गया, 1 लाख रुपीज आ गया क्या। उसके आगे देखिए 10 लाख के ऊपर 17,62,000, 7,62,500 पकड़ लीजिएगा, मल्टीप्लाई बाय 30%, समवन हेल्प मी, 7,62,500 into 30%, is it coming to 2,28750, 2,20,750। और फिर इसका आप टोटल कर लीजिएगा, कितना आता है जी टोटल बताइएगा। तो 12,500, 1 लाख प्लस 228,750, इज इट कमिंग टू 341,250। ये है मेरा टोटल टैक्स जो मुझे पे करना है गवर्नमेंट को। बात समझ पा रहे हो क्या, हाँ या ना। मानव जी आपने गलत क्यों कैलकुलेट किया, अच्छा नहीं आपने 228 का मुझे आंसर बताया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो यहां पे हो क्या रहा है, आप बात को समझने की कोशिश करिएगा। भले मेरा इनकम 17 लाख है, मुझे इसका बेनिफिट फिर भी मिल रहा है, मेरे स्टार्टिंग के 2.5 लाख रुपए एग्जेम्प्टेड है, उसके ऊपर टैक्स कोई भी नहीं लगा सकता, उसके बाद ही जो टैक्स लगाएगा वो टैक्स लगाएगा, राइट। और इसी से मुझे एक और बात समझने आ रही है कि मैक्सिमम अमाउंट जो इस स्लैब में, इस स्लैब में और इस स्लैब में हो सकता है वो 2.5 लाख रुपए है, 2.5 लाख रुपए और 5 लाख रुपए है। तो 2.5 लाख, 2.5 लाख एंड 5 लाख रुपीज, इसके ऊपर अमाउंट हो नहीं सकता। तो मतलब अगर मेरा अमाउंट 10 लाख के ऊपर जा रहा है तो बाय डिफॉल्ट मुझे 1,12,500 तो लेना ही लेना है, उसमें मुझे सिर्फ ये ऐड करना है। बात को समझिए जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मेरे पास मेरे इनकम में हमेशा 10 लाख के ऊपर का ही पैसा है तो मुझे स्टैंडर्ड जीरो आएगा, 12,500 आएगा, 1 लाख रुपीस आएगा, क्योंकि तीनों स्लैब मेरे कंप्लीट हो रहे हैं। तो तीनों का टोटल कितना आ गया, 1,12,500। मतलब अगर मेरा इनकम 10 लाख के ऊपर है तो मुझे 10 लाख के ऊपर का जितना भी इनकम है उस पर 30% कैलकुलेट करना है और उसमें 1,12,500 मुझे ऐड कर देना है, बस इतना ही काम करना है। अगर मेरा इनकम 5 लाख से ज्यादा है, अगर मेरा इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो मुझे 5 लाख तक 12,500 का ही टैक्स लगेगा, उसके ऊपर जितना भी डिफरेंस है उसके ऊपर मल्टीप्लाई बाय 20% करना है। जिसकी वजह से मैं यहां पे आपको थोड़ा सा स्पेस छोड़ने लगाया था। यहां पे हमने क्या करना है, यहां मैंने जीरो लिख दिया ना, जीरो के नीचे यहां क्या आ जाएगा, 12,500 आ जाएगा, यहां क्या आ जाएगा इस लेवल पे। मतलब अगर आपका ये स्लैब फुलफिल होता है तो यहां पे 1 लाख आ जाएगा आपका, और यहां पे तो जितना भी एडिशन होगा उतना एडिशन होगा। तो अगर आपका इनकम 10 लाख से ज्यादा है तो यू नीड टू ऐड 1,12,500 प्लस दैट 30% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट। अगर आपका इनकम 10 लाख से अंदर है बट 5 लाख से ज्यादा है तो 0 प्लस 12,500, उसके ऊपर जितना भी 5,000 के ऊपर का अमाउंट है उसका आप निकाल दोगे 20%। क्या आपको बात समझने आई है यहां तक जो भी मैंने समझाया है, ये पूरी चीज जो मैंने समझाई है क्या ये समझने आई है। सभी लोग, हर इंसान जो ऑनलाइन लाइव में जुड़ा है खास करके अभी, मुझे पहले यस और नो बताइए। नो है तो बिंदास नो बताइए, मैं फिर से पूरी चीज अच्छे से और समझाऊंगा एक और, कोई दिक्कत नहीं। समझा है सभी को, फेस टू फेस पक्का क्लियर है। मेरा उस तरफ ध्यान नहीं है, ध्यान तुम ध्यान ये मत करो। चलिए क्लियर है पक्का। सभी लोग ऑनलाइन में, जो लोग पहली बार, जो लोग पहली बार टैक्स पढ़ रहे हो, ऑनलाइन लाइव क्लास में जुड़े हुए हो, आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार मेरे बगल में जो ऑनलाइन में बैठा हुआ है इसको तो सब आता है, ये तो फटाफट आंसर बता रहा है, मैं पागल हूं। नहीं, आप पागल नहीं हो, वो पहले से थोड़ा सा पढ़ के आए हुए हैं, क्योंकि उन्होंने पहले कुछ ओल्ड टैक्स के हिसाब से ध्यान दिया हुआ था उस समय पे क्लास में। तो आप वो मत सोचिएगा, आपका बिंदास क्वेरी होगा जो, आप बिंदास बताइएगा, जो भी क्वेरी होगा बिंदास बोलते जाइएगा। सोफी का क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, पक्का। अब डिफरेंस देखिएगा, जो इंसान 60 ईयर्स से ज्यादा है यानी कि सीनियर सिटीजन है, जो इंसान सीनियर सिटीजन है उनके केस में एक ही चेंज है, बेसिक एग्जामिशन लिमिट। जो हमें 2.5 लाख है वो उनके लिए 3 लाख है। सुपर सीनियर सिटीजन जो है, जो 3 लाख का लिमिट था उनके लिए 5 लाख का हो गया। मतलब ये जो बेल है, बेल आम इंसान के लिए, आम इंडिविजुअल के लिए कितना है, 2.5 लाख। जो यहां पे है ये वाला इंसान, इसके लिए कितना है, 3 लाख। जो यहां पे है ये वाला इंसान सुपर सीनियर के लिए कितना है, 5 लाख। इतना ही चेंज है। बाकी आप नीचे देखेंगे 5 टू 10 लाख 20%, 5 टू 10 लाख 20%, अबाउट 10 लाख 30%, अबाउट 10 लाख 30%, 3 टू 5 लाख 5%, या तो 5 के नीचे कुछ है ही नहीं, तो 3 टू 5 लाख 5%, और यहां कितना है 2.5 टू 5 लाख 5%। आपको डिफरेंस समझने आ रहा है क्या, यस। अगर ये स्लैब फुल है, ये स्लैब्स अगर फुल है तो कितना पैसा बैठेगा स्लैब के अंदर में, अगर ये स्लैब फुल है तो मुझे बताइए, 2 लाख रुपए इंटू 5% कितना आ जाएगा, 2 लाख इंटू 5% विल दिस बी 10,000। शॉर्टकट के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख के रखिए, यहां पे तो 1 लाख ही आएगा, ठीक है ना। और यहां पे कितना आ जाएगा, 1 लाख आ जाएगा, यहां पे कुछ भी नहीं आएगा, बराबर। एक बार ये शॉर्टकट्स जो है जो मैंने लिखे हुए हैं, ये 1, ये 2 और ये 3, इसको फिल कर दीजिएगा, और इसके बाद हम बढ़ते हैं 2-3 और चीजें समझने के लिए आगे।
हाँ जी, आई होप डन, लेट्स गो। कल से हम और डिटेल में जाने वाले हैं और क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, बहुत सारा काम होने वाला है स्लैब रेट के ऊपर, जो पूरा का पूरा प्रैक्टिकल टॉपिक है, ठीक है। अगर आप कंटिन्यूअसली रिस्पॉन्ड नहीं करते हो तो ये तकलीफ का काम हो जाएगा, तो कल से थोड़ा सा इस चीज पे ध्यान देना है आपने, राइट। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आपके सामने दो क्वेश्चन रख रहा हूं मैं, आपके सामने दो क्वेश्चन रख रहा हूं मैं, ठीक है। आपने इन दो क्वेश्चन के ऊपर काम करना है, ध्यान दीजिएगा। आपके सामने दो क्वेश्चन रख रहा हूं मैं। पहला क्वेश्चन है 4,16,593, दूसरा है, ये टोटल इनकम है मेरा, ठीक है ना। दूसरा टोटल इनकम जो है, ये केस 1, केस 2। दूसरा टोटल इनकम जो मैं आपको दे रहा हूं ये है 5,12,961। आपके पास 2 मिनट है, कोशिश करिए आंसर चैट बॉक्स में दीजिए, 1 डैश आंसर, 2 डैश आंसर। 2 मिनट है आपके पास। हाँ जी बताइए। क्या करेंगे, क्या आएगा आंसर? फर्स्ट इज 8329.65, कंसेप्ट नंबर 1। नया कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं इसलिए कंसेप्ट नंबर 1 बोल रहा हूं, ध्यान देना। कंसेप्ट नंबर 1, जब भी हम टोटल इनकम लेते हैं, टोटल इनकम हमारा राउंडेड ऑफ होना चाहिए, ठीक है ना। जो राउंड ऑफ हम पढ़ रहे थे ना, जो अपना पढ़ना हुआ नहीं, उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो राउंडिंग ऑफ लिखना नहीं है कुछ, सर सामने ध्यान दो, लिखवा के देता हूं बाद में मैं। राउंडिंग ऑफ करना होता है, और राउंडिंग ऑफ के लिए दो अलग अलग सेक्शन है। एक सेक्शन है सेक्शन नंबर 288A, दूसरा सेक्शन है 288B। 288 बात करता है टोटल इनकम के राउंड ऑफ के बारे में, 288B बात करता है टैक्स टोटल जो आप पे करने वाले हो, टोटल टैक्स के राउंड ऑफ के बारे में, ठीक है। ये दोनों भी राउंडिंग ऑफ करने हैं हमें मल्टीपल ऑफ 10 में। क्या बोल रहा हूं मैं? मल्टीपल ऑफ 10 में। और इसमें रूल ऑफ 5 को अप्लाई करना है, रूल ऑफ 5 को अप्लाई करना है। सर मतलब क्या हो गया इसका? अगर आपका
अमाउंट 4263 है, तो रूल ऑफ 5 मतलब ये जो लास्ट डिजिट है ना आपका, ये लास्ट डिजिट के अंदर में आपने चेक करना है कि वो 5 है या 5 से नीचे है या 5 के ऊपर है, ठीक है ना। तो 5 से नीचे अगर रहा, जैसे कि यहां पे 3 है, 5 से नीचे है, तो ये 4260 हो जाएगा। अब 4260 ही है तो क्या करेंगे, इसको राउंड ऑफ करेंगे क्या, ये एज इट इज 4260 ही रहेगा, ठीक है। 4269 है। अब लास्ट वाला देखिएगा, लास्ट वाला क्या है बेटा जी, 5 से ऊपर है, ठीक है ना, 5 से ऊपर है तो ये 4270 हो जाएगा। 4265 है, लास्ट वाला क्या है 5 है, तो अगर ये 5 है तो क्या हो जाएगा, ये 4270 हो जाएगा। मतलब अगर 5 या मोर देन 5 है लास्ट डिजिट पे तो उसको हम राउंड ऑफ करेंगे टू दी अपर मल्टीपल ऑफ 10, और अगर 5 से नीचे है तो उसको राउंड ऑफ करेंगे टू दी लोअर मल्टीपल ऑफ 10, बट नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 ही होना चाहिए। क्या बोल रहा हूं मैं, नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 ही होना चाहिए। बात क्लियर है क्या, ये समझने आई है क्या बात, हाँ या ना बताओ मुझे फटाफट से। राउंडिंग ऑफ क्लियर है बेटा पक्का, राउंडिंग ऑफ क्लियर है पक्का। सर ये तो आपने यहां से हटा दिया, रुको आपको लिखने का समय दिया जाएगा, बाद में लिखना, अभी लिख के जरूरत नहीं है कुछ, अभी लिख के कुछ मतलब नहीं है, रुक जाइए। ये देखो मैंने यहां पेस्ट करके रख दिया है, मैं आपको लिखवा दूंगा बाद में, ठीक है ना। राउंडिंग ऑफ क्लियर है, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसके ऊपर मार्क्स कट भी हो जाते हैं बिकॉज हम राउंड ऑफ बराबर से नहीं करते हैं, ठीक है। चलिएगा, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट नाउ। राउंड ऑफ अगर हमने कर लिया तो यहां पे मुझे बताइए राउंड ऑफ करने की जरूरत है क्या पहले तो, हाँ जी सर राउंड ऑफ करने की बिल्कुल जरूरत है। कैसे करेंगे राउंड ऑफ, ये हो जाएगा 4165, क्या हो जाएगा 90, क्यों, क्योंकि लास्ट वाला 3 है, यहां 1 है, क्या हो जाएगा ये राउंड ऑफ करके 51296 हो जाएगा, ठीक है। प्रेजेंट कैसे करना है बाद में आते हैं, मैं पहले सिर्फ आपको इसका एक्सप्लेनेशन दे देता हूं। अब मुझे बताइएगा यहां पे क्या करेंगे हम, यहां पे हम 0 to 2.5 लाख के लिए कितना हो जाएगा, 0% हो जाएगा। फिर 2.5 लाख से लेकर के 416590 तक कितना पैसा आ जाएगा, ये बताइए। 416590 माइनस 2,50,000 ये आता है 166,590। इसको मल्टीप्लाई कितने से करेंगे आप, 5% से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ रहा है 8329.50, 8329.50। आई थिंक सो काफी लोगों का यही आया है। सेकंड केस में देखिएगा, सेकंड केस के अंदर में क्या हो रहा है, 0 to 2.5 लाख आ जाएगा 0%, उसके बाद 2.5 लाख to 5 लाख आ जाएगा 5%, उसके बाद क्या आ जाएगा ग्रेटर देन 5 लाख, ग्रेटर देन 5 लाख में कितना आ रहा है, अच्छा यहां पे कितना है 2,50,000 इंटू 5%, तो आपको पता है कितना 12,500। फिर यहां पे 5 लाख से लेकर के 512,960 मतलब 12,960 मल्टीप्लाइड बाय 20% कितना आता है, 12,960 मल्टीप्लाइड बाय 20% इज इट कमिंग टू 2592। इसका और इसका अगर आप टोटल ले लेते हो तो 12,500 प्लस 2592 इज इट कमिंग टू 15092। चेक करिएगा 15092 आ रहा है क्या, चेक करिएगा, ठीक है ना, राइट। तो ये दो आंसर मेरे सामने यहां है। अगर मेरा इनकम आता है 512,960 या मेरा इनकम है 416,590 तो मुझे टैक्स में इतना डिफरेंस है, ठीक है। यहां तक हो गया है पक्का, राउंड ऑफ समझने आ गया, ये आंसर मैच हो गया। कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा इंसान जिसको राउंड ऑफ समझने नहीं आया या ये मैच नहीं हुआ आंसर, मुझे पहले बताइए। अगर नहीं है सब डन है तो थम्स अप कर दीजिएगा रिएक्शन सिंबल में से, ऑनलाइन वालों खासकर। फेस टू फेस मेरे ख्याल से सबका आंसर आ गया पक्का। इस तरफ अक्षय, यस, यहां सिद्धि पक्का। अभिषेक मैच नहीं हुआ, कहां मैच नहीं हुआ, क्यों मैच नहीं हुआ, समझने आया कुछ, कहां इशू आ रहा है। बाकी लोग जिन्होंने थम्स अप नहीं किया है ऑनलाइन लाइव में, क्या समझना है उस चीज का, आलसी हो गए हो, नींद आ रही है या फिर समझने नहीं आया है, क्लियर है पक्का। चल नाउ प्लीज ट्राई टू पे अटेंशन, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सर उसको लिख लेके रुक जाइए, लिखिए मत। देयर इज सेक्शन नंबर 87A जो बात करता है किसी रिबेट के बारे में। सर रिबेट का मतलब क्या है, रिबेट का मतलब है रिलीफ। रिलीफ किससे, टैक्स से रिलीफ। सर रिलीफ किसको देना है, कैटेगरी समझने की कोशिश करिएगा, रिलीफ किसको देना है। 87A के अंदर में एक रिलीफ है और ये रिलीफ गवर्नमेंट देना चाहता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देना चाहता है सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों को। और वो लोग कौन से होने चाहिए, पहले तो वो होना चाहिए इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के साथ साथ वो होना चाहिए रेसिडेंट इन इंडिया, और रेसिडेंट के साथ साथ उसका टोटल इनकम शुड बी लेस देन और इक्वल टू 5 लाख रुपीज होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन प्लस है, ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, यानी कि रिबेट के लिए क्या क्या चाहिए, आप इंडिविजुअल होने चाहिए, रेसिडेंट होने चाहिए और टोटल इनकम शुड बी लेस देन और इक्वल टू 5 लाख रुपीज। अगर ये सब हो जाता है, अगर ये सब हो जाता है, उसी केस में हम क्या करने वाले हैं बेटा जी, उसी केस में हम
रिबेट देने वाले हैं। तो सर रिबेट अगर मिलेगा, ये रिबेट कितना मिलेगा? ये रिबेट आएगा टैक्स, एक्चुअल टैक्स और रुपीज 12,500 विच एवर इज लोअर। एक्चुअल टैक्स और रुपीज 12,500 विच एवर इज लोअर। सर जी ध्यान दीजिएगा, देखिए यहां पे मेरा इनकम मैं अज्यूम करता हूं, यहां पे मैं रेसिडेंट हूं, अज्यूम करता हूं मैं इंडिविजुअल हूं, ठीक है। मेरा टोटल इनकम 5 लाख से नीचे है क्या? हाँ जी, मेरा टोटल इनकम 5 लाख से नीचे है। क्या मुझे रिबेट मिलेगा? रिबेट कितना मिलेगा? 12,500 मिलेगा क्या? नहीं, मैक्सिमम 12,500। अगर टैक्स उससे कम रहा, टैक्स कितना है? 8329 और 12,500 विच एवर इज लोअर। व्हाट इज लोअर? 8329। तो मुझे रिबेट कितना मिल जाएगा बेटा जी? 87A का रिबेट 8329.50 मिल जाएगा। माय फाइनल टैक्स टू बी पेड विल बी निल। मुझे कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। क्या आपको बात समझने आ रही है? हाँ या ना? ठीक है सर जी, देखिएगा इस केस में मैं रेसिडेंट हूं, मैं इंडिविजुअल हूं। सर भले ही मेरा इनकम 5 लाख से ज्यादा है, सर 12,500 का रिबेट तो मिलना चाहिए ना सर। रिबेट तब ही मिलेगा जब टोटल इनकम 5 लाख से नीचे होगा। सर फिर इसका मतलब, सर इसका मतलब तो ये हो गया ना, देखिएगा सर मैं आपको समझाता हूं, रुकिएगा। 0 से लेकर के 2.5 लाख तक 0 रुपीस का टैक्स, 2.5 लाख से लेकर के 5 लाख, मतलब इसमें 2.5 लाख रुपए आ गए सर। ये 2.5 लाख रुपए पे 5% अगर मैं करता हूं तो 12,500 आ गया सर। और आप बोल रहे हो कि मेरा इनकम इतना रहा तो मुझे तो 12,500 का रिबेट मिल जाएगा, मतलब देयर इज नो टैक्स ना। तो सर ये 5% रहने का क्या मतलब है सर? मतलब ये तो पागल बनाने वाली चीज हो गई ना सर। पहले 12,500 टैक्स लगा दो, फिर 12,500 रिबेट ले लो, और इसका मतलब फाइनली क्या हो जाएगा? देयर इज नो टैक्स टू बी पेड। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? ऐसा ही है ना? तो सर ये 5% क्यों लगाना चाहिए? क्या आपको भी यही लगता है? हाँ या ना? मैं क्वेश्चन जो बोल रहा हूं मुझे बताइएगा, क्वेश्चन जो मैं पूछ रहा हूं समझने आ रहा है क्या आपको? मैं क्या बोल रहा हूं कि यहां पे मुझे रिबेट दे दिया गया है 5 लाख के नीचे अगर आपका इनकम रहा तो आपको कितना रिबेट है? एक्चुअल टैक्स यहां 12,500। तो मैंने क्या कहा, मेरा इनकम देखिए 5 लाख रुपीस डॉट है, एग्जैक्ट है, तो मेरा टैक्स कितना आता है? 12,500, और उसमें से 12,500 मैंने माइनस कर दिया, तो मेरा टैक्स कितना आएगा? निल। मतलब मैं एक्चुअल में टैक्स पे करूंगा क्या? नहीं करूंगा। तो सर ये पहले 12,500 ऐड किया, फिर ये 12,500 माइनस किया, ये क्यों करना है? सीधा बोल दीजिए ना, इसको 0 कर देते हैं, यहां सीधा बोल दीजिए सर ये 5 लाख की लिमिट कर देते हैं। आपको क्वेश्चन समझ में आया क्या मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ या ना बताइए मुझे, क्वेश्चन समझ में आया क्या? अभिषेक, आशुतोष, अश्विनी, देवांगी, धनश्री, काजल, मानव, सौरभ, सौरभ 2, क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या आपको मैं जो बोल रहा हूं? सोफिका, सिद्धि, समझने आ रहा है क्या मैं जो बोल रहा हूं आपको? पक्का? यस। तो कहने का मतलब ये है सिंपल यहां पे कि इस केस में रिबेट नहीं है, इस केस में रिबेट है। अगर मैं बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को 2.5 लाख की जगह पे 5 लाख कर देता हूं, बात को समझिएगा, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को 2.5 लाख की जगह 5 लाख कर देता हूं अगर मैं, तो हर वो इंसान जिसका इनकम 5 लाख से ज्यादा है उन सभी लोगों को भी ये 2.5 लाख के ऊपर टैक्स नहीं भरते आएगा, वो भी 0 टैक्स भरेंगे, गवर्नमेंट का लॉस होगा। आप देखिए ना, इस केस में रिबेट है क्या? नहीं है। अगर इस केस में रिबेट नहीं है और मैं इसको 0% करता हूं, या ये 0 to 2.5 लाख जो बेसिक एग्जाम्पशन है उसको मैं 0 to 5 लाख करता हूं, तो ये 12,500 लेवी नहीं कर पाऊंगा ना, मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं ये लेवी, मुझे ये लेवी करना है एज ए गवर्नमेंट, मैं क्यों छोड़ूं जो कमा रहा है उसमें से? मेरा इंटेंशन सिर्फ सिंपल है, जो इंडिविजुअल है जिसका लाइफ स्टाइल उस तरीके से चल रहा है, वो 5 लाख ही कमा रहा है पूरे साल में, सिर्फ 5 लाख के ऊपर जा ही नहीं रहा है वो, उसको मुझे बेनिफिट देना है, तो उसको मैं टैक्स 0 करके दे दूंगा कि सर आप 5 लाख तक कमा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, नहीं भरो। बट अगर 5 लाख से 1 रुपया भी ज्यादा कमाया तो गवर्नमेंट का नुकसान हो रहा है ना उसमें। बात समझ रहे हो क्या? मतलब मुझे उस कैटेगरी में आ जाता हूं मैं जहां पे मैं 5 लाख से ज्यादा कमा रहा हूं, तो मैं तो कमा पा रहा हूं, मेरा लाइफस्टाइल जी पा रहा हूं, पैसा अर्न कर रहा हूं, मैं ज्यादा अर्न कर रहा हूं जितना जरूरत है उससे, शायद जो बेसिक लाइफस्टाइल चल रही है उससे ज्यादा जरूरत है, उससे ज्यादा कर पा रहा हूं मैं। तो मुझे एक बात बताइए, गवर्नमेंट को भी तो टैक्स देना चाहिए ना। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, स्लैब रेट में हम नहीं खेल खेलेंगे, स्लैब रेट वैसा का वैसा रखेंगे। तो स्लैब रेट 5% ही 2.5 लाख के ऊपर, जिससे ये 12,500 टैक्स हो जाते हैं उस इंसान के जिसका इनकम 5 लाख से ज्यादा है, और जिसका इनकम 5 लाख से कम है या 5 लाख तक है सिर्फ उसी को रिबेट मिलता है। बात समझने आई? जेपा क्या? जेपा है तो जेड टाइप करिए चैट बॉक्स में, जेपा है तो जेड टाइप करिए चैट बॉक्स में। तो पहला एग्जांपल जो मैंने आपको दिया वहां क्या होगा? 0 टैक्स। क्यों? रिबेट मिल रहा है, बट पहले टैक्स आएगा क्या? हाँ पहले टैक्स आएगा फिर रिबेट मिलेगा। दूसरे एग्जांपल में क्या हो रहा है सर? टैक्स आ रहा है, रिबेट नहीं मिलेगा, टैक्स वैसा का वैसा रहेगा। अब सर जी इसमें टैक्स है, टैक्स को राउंड ऑफ कर दे क्या? हाँ आप टैक्स को राउंड ऑफ जरूर करिएगा, बट अभी नहीं करिएगा, इसके ऊपर लगता है सेस। सर व्हाट इज सेस ना? आइए बताता हूं। There is something called as cess. Cess is legal tax on tax. Cess is legal tax on tax. इनकम टैक्स में हेल्थ के लिए और एजुकेशन के लिए अलग से पैसा कलेक्ट किया जाता है। टैक्स जो है ना,
टैक्स जो है ये टैक्स जाता है सीएफआई के अंदर, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर, हमने बात की थी। सेस जो है ना, टैक्स तो कोई भी चीज के लिए यूज करो, बजट में कहीं भी अलोकेट करो, बट ये जो सेस है ये सिर्फ हेल्थ और एजुकेशन के लिए ही अलॉट होगा। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए अलॉट होगा बेटा? हेल्थ और एजुकेशन सेस के लिए ही अलाउड होगा। ये सेस का पैसा जो गवर्नमेंट को जाएगा, ये पैसा कहीं और काम नहीं आएगा। सर टैक्स का पैसा जा रहा है, जरूरत पड़े हेल्थ में डालो, जरूरत पड़े डिफेंस में डालो, जरूरत पड़े एजुकेशन में डालो, जरूरत पड़े एग्रीकल्चर में डालो, जहां जरूरत पड़े वहां डालो, बट सेस का जो पैसा जाएगा वो सिर्फ हेल्थ या फिर सिर्फ एजुकेशन में जाना चाहिए। इसके लिए इसको हम बोलते हैं हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, और ये लगता है 4% ऑफ योर टैक्स। ये लगता है बेटा जी 4% ऑफ योर टैक्स। तो मेरा टैक्स इस पर्टिकुलर केस के अंदर में कितना आया था? 15092। इसके ऊपर लग जाएगा HEC कितने परसेंट पे? 4% पे। कितना आता है? 15092 इंटू 4%, ये आता है 603.68। टोटल क्या हो गया दोनों का? अब इसको राउंड ऑफ करूं क्या? हाँ, 695 आ गया ये। तो 695 मतलब कितना हो जाएगा? 15700 हो जाएगा ये राउंड ऑफ कर। क्लियर है बात? क्या आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का कॉन्सेप्ट समझा? अगर हाँ, H टाइप करिए। सर जी मैंने 2 क्वेश्चन बनाए थे, 2 क्वेश्चन मैंने लिखे भी थे सर, आपने सॉल्व कर दिए फटाफट फटाफट। मैं इसमें रिबेट का एडजस्टमेंट कर लूं, मैं इसमें HEC का एडजस्टमेंट कर लूं, कर लो निपटा लो, उसके बाद रिबेट लिखेंगे, उसके बाद सेस लिखेंगे और राउंड ऑफ भी लिखना है। गो फॉर इट फास्ट। आंसर कंप्लीट कर लो, सिर्फ प्रॉपरली लिख लो। जो नए बच्चे हैं आपको समझने आ गया है तो ठीक है, नहीं समझने आया तो डाउट बताइएगा। डन पीपल। लिख लीजिए पहले राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ के नीचे रिबेट लिखेंगे। जितना हम लिख रहे हैं उतना ही हमने एग्जाम के एक दिन पहले देखना है। नोट्स देखने की, पढ़ने की जितनी भी इच्छा होगी आपकी, या मॉड्यूल, मेरे नोट्स, कोई भी और रेफर करना होगा, सब अभी करके रखना है, बाद में नहीं करना है।
बढ़िया, आगे। उसी के नीचे लिखिएगा रिबेट। लेस देन इक्वल टू 500 है वो। उसी के नीचे लिखेंगे सेस। अच्छा, एक काम करिए ना, इसके नीचे ना 2 लाइन लीव करिए, इसके नीचे 2 लाइन लीव करिएगा, वहां लिखिएगा नॉट फ्रॉम, और उसके बाद जगह छोड़ दीजिएगा। लिखूंगा, समझाऊंगा, समझेगा वैसे भी नहीं, अभी वो पॉइंट समझाना है, वो स्पेशल रेट दिखने बाद समझाऊंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइन लीव करिएगा, उसमें 2 लाइन लीव करिएगा, लिखेगा नॉट फ्रॉम, और वो लाइन ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। उसके बाद नीचे लिखेगा सेस। 4%। हाँ जी, डन है। सिंस हम लोग स्लैब रेट्स पे है और इसमें बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट्स है, मैं थोड़ा सा स्लो जा रहा हूँ, धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ेगी, डोंट वरी, ठीक है, उसका टेंशन बिल्कुल भी मत लो। अच्छा, मैं भूल जाऊंगा इसके लिए, उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले, आप में से काफ़ी लोग होंगे जो इसको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में एज अ डेमो लेक्चर देख रहे हो, शायद से आप में से काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे। तो अगर आप ऐसे हो तो आप जब लेक्चर, इसके बाद के लेक्चर आपको यूट्यूब पे नहीं दिखाई देंगे, तो अगर आप उस कैटेगरी में बिलोंग करते हो कि आप जीडीपीडी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, तो मैं आपको सिर्फ बता दूं आपके लिए, आप जैसे ही लेक्चर्स अगर परचेस कर रहे हो, कोर्स परचेस कर रहे हो, आपको ऐसा एक ईमेल आ जाएगा। आपकी ईमेल में यहाँ पे सीएमए इंटरमीडिएट डीटी आईडीटी, डीटी का अलग आएगा ईमेल, आईडीटी का अलग ईमेल आएगा, ठीक है। वैसे आपको यहाँ पे आपका अल्टीमेट बैच कोर्स आ जाएगा, आपके एग्जाम का नाम, फैकल्टी का नाम इस ईमेल एड्रेस से आएगा, केसी एकेडमी पुणे से, ठीक है। उस सिस्टम जनरेटेड मेल होता है, सभी स्टेप्स दिए गए हैं, ट्यूटोरियल है कैसे आपने रियो प्लेयर करके जो सॉफ्टवेयर होता है उसको डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, उसकी डाउनलोडिंग की लिंक यहाँ दी गई है। आपको यहाँ पे आपका सीरियल किया जाएगा, उसके थ्रू आप एक्टिवेशन कर सकते हो आपके कोर्स का। यहाँ पे गूगल ड्राइव फोल्डर है, वैसे तो आप जैसे एक्टिवेट करोगे आप उस रियो प्लेयर के अंदर ही डाउनलोड कर सकते हो आपके लेक्चर्स को, आपको अलग से लेक्चर डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है।
बट फिर भी आपके केस में अगर कुछ प्रॉब्लम आ भी जाए, जब तक वो सॉल्व हो, आप गूगल ड्राइव के फोल्डर से लेक्चर को डाउनलोड करके प्ले कर सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे नीचे एक लेक्चर शीट करके है, मैंने आपको कल परसों लेक्चर शीट दिखाई थी, इफ यू रिमेंबर। ये पूरी चीज का ईमेल भी आपको आ जाएगा, मैसेज भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको बता दे रहा हूं मैं। तो लेक्चर शीट आपने कंटिन्यूस रेफर करना है, मैंने आपको पहले लेक्चर में दिखाया था, जहां पे हम प्रॉपर लेक्चर बाय लेक्चर सब अपडेट्स आपको देते हैं, सब चीजें देते हैं। कोई टेक्निकल इशू रहा तो आप रियो प्लेयर के टेक्निकल टीम से पहले बात कर सकते हो, या आप डायरेक्टली हमसे भी बात कर सकते हो। यहाँ पे सभी नंबर मैं वापस से आपको बता दे रहा हूं। कोई एकेडमिक डाउट होगा, यानी कि सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट होगा, तो मेरे नंबर पे डायरेक्टली व्हाट्सएप करना है, मैं आपको उसका रिप्लाई 24 आवर्स के अंदर, 24 हायर एंड पे बोलता हूँ, 3-4 घंटे 5 घंटे में रिप्लाई आ जाता है यूजुअली। अगर आपको मुझसे फोन पे कोई डाउट डिस्कस करना है, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो, बट पहले मैसेज करके रख दो, बिकॉज आप जब कॉल करोगे, मैं शायद क्लास में रहूंगा, फिर आप बोलोगे सर फोन नहीं उठा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप मैसेज करके रख दीजिए कि सर फोन पे ये डिस्कस करना है, या तो मैं कॉल बैक कर दूंगा या आपको समय दे दूंगा। अगर कोई टेक्निकल इशू है, रियो प्लेयर नहीं चल रहा है, कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप ऑफिस के नंबर्स पे, चारों नंबर यहां दे दिए हैं, आप उस पर कॉल कर सकते हो, बिना मैं डिस्टर्ब हुए आपका काम हो सकता है, ठीक है। तो आप ऑफिस के नंबर्स पे कॉल कर सकते हो, उस पर आपका काम हो जाएगा। एक और चीज मैं आपको बता दूं, एवरी मंडे हम लोग जीरो डाउट मेंटरशिप करके सेशंस चला रहे हैं। अगर आपने ये वाला कोर्स परचेस किया हुआ है DTIDT का, तो ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इसको इवनिंग में एवरी मंडे 7 o'clock ज्वाइन कर सकते हो। इंटर का 7 o'clock होता है, फाइनल का 9 o'clock होता है। इसमें सर आपके सब्जेक्ट के DTIDT OMSM के डाउट्स क्लियर हो गए क्या? आंसर इज नो। ये बेसिक पर्सनल मेंटरशिप है। पढ़ना कैसे है, कोई इशू आ रहा है, टाइम टेबल कैसे बनाना है, 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए क्या, रैंक के लिए अटेम्प्ट करना चाहिए क्या, एग्जामिशंस कैसे आते हैं, पेपर प्रेजेंटेशन कैसे होना चाहिए, बेसिक बेसिक जो प्रॉब्लम्स एक स्टूडेंट के लाइफ में आते हैं उनके ऊपर यहाँ चर्चा होती है। तो सिर्फ मैं ही बात नहीं करता, मैं तो बात करते हूँ, मेरे साथ बाकी स्टूडेंट्स भी होते हैं जो अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, जिससे एक दूसरे को फायदा हो सकता है। दिस इज व्हाट वी डू ओवर हियर। तो आप उसके लिए भी, उसका व्हाट्सएप लिंक है, आप हमें यहाँ पे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो, आपको लिंक आ जाएगा, आप ऐड हो सकते हो, तो उससे आपका काम हो जाएगा। सो दिस इज फॉर दोज पीपल हु आर ज्वाइनिंग इन। जो लोग ऑनलाइन लाइव में जुड़े हुए हो, आपको सॉफ्टवेयर का एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा कल सुबह 11 बजे के बाद, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो। इन एनी केस अगर आप कल सॉफ्टवेयर से ज्वाइन नहीं हो पाते हो, कोई टेक्निकल इशू आ गया या हमारी तरफ से आपका ऑर्डर प्रोसेस नहीं हुआ, कोई भी इशू आता है, कल के दिन आपको पर्सनली आपके व्हाट्सएप नंबर पे 1 दिन या 2 दिन, जब तक आपका शिफ्टिंग प्रॉपरली हो जाए सॉफ्टवेयर पे, आपको तब तक अलग से हम लोग लिंक प्रोवाइड कर देंगे, जिसमें आप लाइव लेक्चर अटेंड कर पाओगे। रिकॉर्डिंग की जरूरत नहीं है, लाइव अटेंड कर पाओगे, ठीक है। सो आप उसको अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, ठीक है। सो दैट वाज इट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। हम लोग एक और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आगे बढ़ने के स्पेशल रेट्स पे, मुझे नहीं लगता है, बिकॉज 10 ही मिनट बाकी है, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करते हैं, एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे प्रॉपरली पूरा टैक्स कैसे लिखना है उसके हिसाब से भी देख लेते हैं। क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप पहले आंसर बताइए रफली कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके, फिर उसको लिखना कैसे देख लेते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, टोटल इनकम आपका है 2,40,000, पहला क्वेश्चन आपका। दूसरा क्वेश्चन, टोटल इनकम जो आपका है वो है 497,507। तीसरा क्वेश्चन है आपका 693,593। आपके पास 2 मिनट है, 2 मिनट में सॉल्व करिए। इसमें से एक क्वेश्चन लास्ट वाला जो है उसको लिखना कैसे है प्रॉपरली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम देख लेंगे। हाँ जी, जल्दी आंसर दो, जल्दी आंसर दो। पहले में तो बेसिक एग्जामिशन लिमिट है, 0 रहेगा। सेकंड केस में टैक्स कितना आ रहा है पहले बताइए मुझे। 497,507 माइनस 2,50,000, तो इट इज कमिंग टू 2,00,250 मल्टीप्लाइड बाय 5%। सर कुछ सेंस है इस बात का? अरे करो तो 2 मिनट, ठीक है ना। और इसके ऊपर ये रिबेट में चला जाएगा पूरा, और आपका टैक्स आएगा नील। हाँ, इसमें पहले इसको राउंड ऑफ करना है फिर करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, तीसरे केस में देखिएगा, राउंड ऑफ करिएगा उसको 693,590। उसके अंदर में आप क्या करोगे, पहले तो 0 आ जाएगा, उसके बाद 12,500 आ जाएगा, उसके बाद 693,590 माइनस 5 लाख,
मल्टीप्लाइड बाय 20%, कितना आता है 38,718। आप अगर इसको टोटल करते हो तो ये टोटल आता है 51,218 प्लस 4% अगर आप करते हो उसमें तो वो आता है 2048.72 टेंटेटिव। अगर आप उसका टोटल कर लेते हो तो ये आ जाता है 53266.72 और इसको राउंड ऑफ करते ही 53267 नहीं कितना 26 कहाँ गया ये, हाँ 53270 आ जाएगा। देखिएगा ऐसा कुछ आ रहा है 51218 यहां तक, उसके ऊपर सेस लगाएंगे, सेस लगाने के बाद आपका आ जाएगा फाइनल अमाउंट। सही बोल रहा हूं क्या, हाँ या ना? सौरभ जैन एंड अश्विनी जी करेक्ट कर लिया आपने अमाउंट, आपने मेरे ख्याल से ये अमाउंट बोला है ना, इसमें ऐड हो जाएगा सेस, फाइनल टैक्स आ जाएगा। ठीक है चलिए अब इसको लिखेंगे कैसे हम, सपोज करके चलते तीसरा क्वेश्चन लिखना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन दे दिया आपको, टोटल इनकम इज इक्वल टू कितना था 63693,593। तो आप इसको करोगे राउंडेड ऑफ, सेक्शन लिखना है जरूरत नहीं है, 693,590, ठीक है। उसके बाद टैक्स अप टू 2.5 लाख कितना है 0, फिर टैक्स ऑन रिमेनिंग कितना आ रहा था, टैक्स ऑन रिमेनिंग 38718 उसी के नीचे आप लिख सकते हो टोटल बेसिक टैक्स कितना है, टोटल बेसिक टैक्स 51218। सर इसको राउंड ऑफ कर दूं, जरूरत नहीं है, प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%, कितना आता है 2048.72, ठीक है ना। और यहां पे आप लिख सकते हो फाइनल टैक्स पेबल या सिर्फ टैक्स पेबल आप लिख सकते हो, टैक्स पेबल और उसको लिख दीजिए राउंडेड ऑफ, कितना आता है ये 53270। सर मैं और कोई तरीके से इसको लिखूंगा तो नहीं चलेगा क्या, आप कोई भी तरीका अपनाइएगा, आपके सभी स्टेप्स प्रॉपरली आने चाहिए, आपके सभी स्टेप्स प्रॉपरली आने चाहिए और प्रॉपर तरीके से उसको स्पेसिफाई करना है जो भी आप लिख रहे हो, एक्सप्रेस प्रॉपरली करना है, जरूरी नहीं है फॉर्मेट ये होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है, प्रॉपर टेबल बना करके अच्छे से, और हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। मानव बोल रहा है सेकंड वाला नहीं समझा, कौन सा सेकंड वाला, सेकंड क्वेश्चन आप बोल रहे हो, ये क्लियर है क्या, पहले सबको मुझे बताओ ये क्लियर है क्या सभी को, ये वाला पार्ट क्लियर है, कैन आई गेट ए यस फॉर दिस, यस यस यस, आशुतोष अश्विनी धनश्री काजल मानव, यहाँ पे पूरी गैंग मेरी, यस पक्का, ये क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप इसको लिख लीजिए अभी पहले। हाँ यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में क्या दिक्कत है मैं समझा नहीं, मानो बोलिए 497,507 माइनस 2,50, 497,507 माइनस 2,50 ये आता है, अरे मैंने नंबर ही लॉन्ग लिखा है इसके लिए शायद दिक्कत हो रही है, तो डायरेक्ट नील टैक्स लिख के आ सकते क्या एग्जाम में, नहीं लिख के आ सकते हो, 497,507 माइनस 2,50 तो ये आ जाता है 247,507 मल्टीप्लाइड बाय 5%, ये सब राउंड ऑफ करने बाद करना है, 12,375 कुछ तो भी आता है और 12,375 माइनस हो जाएगा रिबेट में, निल आएगा टैक्स। मानो क्लियर है अभी, ये वाला पार्ट लिख लीजिए, रिवाइज करते हैं, स्टॉप करते हैं, कल मिलेंगे, कल आगे कंटिन्यू करेंगे। ऑलराइट फास्ट, चलिए आई होप दिस इज डन, यस पीपल, यस जो लोग ये लिख रहे हो ये आपने कंप्लीट करना है। सर होमवर्क दीजिएगा आज नहीं, कल से आपके होमवर्क सब स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली इसके ऊपर होमवर्क देने लायक आज कुछ है नहीं, इसमें 2-3 चीजें और डिस्कस करनी है, ये बहुत सिंपल सी चीज है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, ये बहुत सिंपल सा है, इसमें जो कॉम्प्लिकेशंस आएंगे वो कल से आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो मैं कल से आपको उसके अकॉर्डिंगली होमवर्क देना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक चीज क्लियर है, आ जाइए ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं।
हेलो पीपल, वेलकम टू kcacademy.info। मैं हूं सीए करण चंदवानी। हम अल्टीमेट टैक्स बैच जो है हमारा डीटी के पार्ट में सेशन नंबर 3 जो हमारा हुआ है उसके ऊपर हम आज ऑडियो रिवीजन रिकॉर्ड कर रहे हैं। हमने आज स्टार्ट किया ये समझने से कि हमारा जो डिफॉल्ट रूल होता है वो होता है कि अर्न द इनकम इन द प्रीवियस ईयर एंड पे द टैक्स, असेस इट एंड पे द टैक्स एंड फाइल द रिटर्न इन द असेसमेंट ईयर। हमेशा यही होगा। बट देयर आर 5 केसेस व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, जिसके अंदर में ये चीजें चेंज हो जाती है। जैसे कि नियत बिगड़ गई तो आप बोलोगे यार मुझे परमानेंटली इंडिया लीव करना है। उसके बाद आप बोलोगे यार परमानेंटली लीव करना है तो मैं मेरा बिजनेस बंद कर दूंगा, डिसकंटिन्यू कर दूंगा। आप बोलोगे जो छोटे मोटे मेरे यू कैन से टास्क थे, वर्क्स थे, बॉडीज थे, वो सब मैं डिसॉल्व कर दूंगा, तो वो भी बंद कर दिया आपने। फिर आप बोलोगे प्रॉपर्टी है उसको भी ट्रांसफर कर दूंगा, शिप पकड़ के नॉन रेसिडेंट बन जाऊंगा। तो इसके हिसाब से हमारे पास 5 चीजें आ गई। इनकम ऑफ अ नॉन रेसिडेंट फ्रॉम शिपिंग बिजनेस। नंबर 2, इनकम ऑफ अ पर्सन लिविंग इंडिया परमानेंटली और फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। Number 3, income of bodies formed for short duration. Number 4, income of person who is likely to transfer property just to avoid the tax if there is a suspicion by the officer. And fifth one, income of a discontinued business. इसके बाद में हम एक्चुअल में जा करके ये समझ रहे थे कि हेड्स ऑफ इनकम क्या है। हेड्स ऑफ इनकम के अंदर में इफ यू रिमेंबर हमने देखे 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं, राइट। 5 हेड्स ऑफ इनकम में क्या क्या देखा हमने। पहला इनकम फ्रॉम सैलरी, जिसको हम सैलरी बुलाएंगे। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एचपी, पीजीबीपी प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस ऑफ प्रोफेशन। कैपिटल गेन्स है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज रेसिडुअल हेड है। सोर्सेज कितने भी हो सकते हैं बट हेड्स जो है ये 5 ही होंगे। इसके हिसाब से चीजें डिवाइड हो जाएगी। सभी में ग्रॉस आएगा, माइनस डिडक्शंस आएंगे, सभी के नेट आएंगे। सभी के नेट को जोड़ करके बनेगा जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम। उसमें से डिडक्शंस माइनस हो गए फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन, बन जाएगा टोटल इनकम। उसके ऊपर हम टैक्स पे कर देते हैं, ठीक है। देन हम टैक्स स्लैब्स के ऊपर में गए थे। हमने देखा कि ओल्ड स्कीम जो है ये हमारा अल्टरनेटिव स्कीम रहने वाला है अभी, और न्यू स्कीम जो है ये हमारा बाय डिफॉल्ट बन चुका है, ठीक है। तो न्यू स्कीम के ऊपर बाद में बात करेंगे, स्पेशल रेट्स के ऊपर बाद में बात करेंगे। ओल्ड स्कीम में इंडिविजुअल को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। कैटेगरी ए इंडिविजुअल लेस देन 60 इयर्स ऑफ एज, जो बाय डिफॉल्ट है। उसमें इंडिविजुअल नॉन रेसिडेंट कोई भी एज ग्रुप का आ जाएगा, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी आ जाएगा। बी कैटेगरी है सीनियर सिटीजन वाली, ग्रेटर देन 60 लेस देन 80, इंडिविजुअल रेसिडेंट ओनली। सुपर सीनियर तीसरी कैटेगरी, सी कैटेगरी, इंडिविजुअल रेसिडेंट ओनली ग्रेटर देन 80 इयर्स ऑफ एज, ठीक है। तीनों में बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट अलग अलग है। बेसिक एग्जाम्पशन हर एक का अधिकार है, सबको मिलना है, भले वो अंबानी जी ही क्यों ना हो, करोड़ों की इनकम क्यों ना हो, टोटल इनकम, ठीक है। सो पहले केस में ए कैटेगरी में हमने देखा 0 to 2.5 लाख रुपीस बेसिक एग्जाम्पशन, 0% जीरो टैक्स। 2.5 लाख टू 5 लाख रुपीस में 5% है। पूरा अगर स्लैब आप ऑक्यूपाई कर लेते हो तो 12,500 टैक्स आता है। 5 लाख टू 10 लाख 20% टैक्स आएगा, 1 लाख का आ गया उसमें। और ग्रेटर देन 10 लाख बैलेंस पे 30%, जो भी बैलेंस आएगा उसको ऐड कर देना है, ठीक है। सर मैं शॉर्टकटली आंसर लिख सकता हूं क्या? आंसर इज यस, कर सकते हो। बट अगर आप बी कैटेगरी में आते हो तो बेसिक एग्जाम्पशन 2.5 की जगह 3 हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। अगर आप सी कैटेगरी में आते हो बेसिक एग्जाम्पशन 5 लाख हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है। आफ्टर दैट वी वेंट ऑन टू अंडरस्टैंडिंग 2-3 थिंग्स। एक तो हमने देखा राउंडेड ऑफ। राउंडिंग ऑफ जो होता है दोनों केसेस में होता है, इनकम में 288A और टैक्स में 288B। दोनों केसेस में नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 चाहिए, रूल ऑफ 5 अप्लाई करता है। तो लास्ट डिजिट 5 या 5 से ऊपर रहा तो आप क्या करोगे, अपर मल्टीपल ऑफ 10 में जाओगे। अगर 5 से कम रहा तो लोअर मल्टीपल ऑफ 10 में आ जाओगे। उसके बाद हम आए थे रिबेट के ऊपर, सेक्शन 87A 3 कंडीशन देता है। इंडिविजुअल होना चाहिए, रेसिडेंट होना चाहिए, टोटल इनकम लेस देन या इक्वल टू 5 लाख होना चाहिए, एक्चुअल टैक्स जितना भी है, या मैक्सिमम 12,500 विच एवर इज लोअर की बात यहां हो रही है, ठीक है। इसके बाद एक और बात हमने देखी, सेस की बात देखी। सेस जो है कब लगता है हमने डिस्कस नहीं किया, हम करेंगे डिस्कस। बट सेस जो होता है ये हेल्थ और एजुकेशन पर्पस के लिए ही होता है। इसको हम HEC हेल्थ एंड एजुकेशन सेस बोलते हैं। 4% ऑन दी टैक्स अमाउंट, और फिर फाइनल टैक्स पेबल आता है। इसी के साथ हमने पूरा फॉर्मेट भी देखा था कि कैसे इंडिविजुअली, फिर ग्रॉस टोटल इनकम माइनस डिडक्शंस, टोटल इनकम और उसके ऊपर टैक्स, राइट। मेरे ख्याल से यहां पे हमने क्लोज किया है आज के लिए। कल मिलेंगे, कल कंटिन्यू करेंगे, न्यू स्कीम में जाएंगे, तब जाकर के मजा आएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू ऑल टुमारो। ऑनलाइन लाइव वालों सबको मजा आया, समझने आई चीजें? डिड यू एंजॉय इट? डिड यू अंडरस्टैंड? कुछ वैल्यू इनपुट मिला, वैल्यू एडिशन मिला? फटाफट से बताइएगा मुझे, यस और नो। जितने भी लोग लाइव जुड़े हुए हो, यस। धनश्री, सौरभ, मानव, सोफिका, अश्विनी, सौरभ नंबर 2 एंड आशुतोष, ठीक है। चलिए हम यहाँ स्टॉप करते हैं, कल मिलेंगे फिर से और कल सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे।